शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 70 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट सुधरा। एसबीआई, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू और इंडसइंड बैंक ने दिया सहारा। बैंक निफ्टी आज ज्यादा मजबूत। कमजोर बाजार में भी मेटल शेयर चमके। करीब 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, नैल्को, टाटा स्टील में 3% तक की तेजी। वहीं आज एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी में हल्की मुनाफा वसूली। फाइनेंस शेयरों का बाजार में आज बोलबाला। वायदा के 6 टॉप गेनर्स में से 4 एनबीएफसी के शेयर। एमएनएम फाइनेंस, मन्नपुरम 5% से ज्यादा दौड़े। एमएनएम फाइनेंस के अच्छे नवंबर अपडेट से मिला सहारा। और आज से शुरू हुई 3 दिन की आरबीआई की एमपीसी बैठक। बुधवार को होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी संभव। और गुजरात विधानसभा के दूसरे और आखिरी चरण में 1 बजे तक 29% तक पड़े वोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डाला अपना वोट। शाम को सीएनबीसी आवाज पर देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। ओके, तो नजरें उसी एग्जिट पोल पर हैं और इसलिए मार्केट में भी आज थोड़ा सा एक मूड माहौल ऑलमोस्ट हर तरह से कहते हैं टाइम पास वाला ही है, जिसमें मतलब बस लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बस कैसे 3:30 बजे, उसके बाद 5 बजे और फिर हम वो एग्जिट पोल देखें, क्योंकि ये वाला एग्जिट पोल मार्केट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है। और आप देख भी रहे हैं इसमें थोड़ा सा मार्केट एक क्लियरली एक रेंज में है और 120 पॉइंट के करीब की निफ्टी की रेंज, 100 पॉइंट बेसिकली 18,600 से 18,700। और सेक्टर स्पेसिफिक मूव हम देखें, मेटल्स में ज़बरदस्त मूव है चीन की वजह से। हेडलाइंस में मैंने मेंशन किया एनबीएफसीज, बैंकों में आउट परफॉर्मेंस है, आईटी थोड़ा सा वीक है ये। लेकिन आज के मूव को किसी ट्रेंड की तरह से ना लें। ट्रेंड मार्केट में कल या फिर मोस्ट लाइकली थर्सडे के बाद एक फ्रेश निकलेगा। अभी लेकिन एक निम्बल ट्रेडर वाली मार्केट है जिसमें आप 30-40 पॉइंट दोनों साइड मिल जाए आपको, तो वो आप ले लें, तो वो मार्केट मौके दे रहा है। लेकिन बड़ा ट्रेंड अभी विजिबल नहीं है। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। लेकिन वही हुआ कि डिप पर लोगों ने थोड़ा सा फायदा उठाया, क्योंकि बीच में ऐसे लग रहा था कि हम 18,600 को टेस्ट करके ज्यादा समय उसके नीचे दिखाएंगे। 18,700 पर वापसी हुई थी। जब आप चार्ट देखते हैं निफ्टी का, ये जो हरा ऊपर का पीक बना हुआ है वो स्तर वही है जहां पर हम 18,700 के पार निकलते हुए दिखाई दिए थे। आज ऑफ कोर्स सुबह में 18,728 तक का हाई भी छुआ। अब देखना यही है कि ये क्लोजिंग किस तरफ आएगी, 700 की तरफ आएगी या फिर 600 की तरफ। फिलहाल हम ज्यादा 600 के करीब दिख रहे हैं। लेकिन मिड कैप काउंटर्स और यहां पर ज्यादा वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली है। अब ध्यान दीजिए, नियरली 1.5:1 के आसपास तक का रेशियो है। एक ऐसा समय था कि मिड कैप्स पूरे नीचे फिसले और फिर अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एकदम सपाट माहौल। तो जैसे अनुज कह रहे हैं, बस दिन काटा जा रहा है इस उम्मीद में कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर देखने को मिल रहे हैं। अनुज, फिर क्लोजिंग ट्रेड के लिए क्या हिम्मत लोग करते हुए दिखाई देंगे कि 18,700 की तरफ का ट्रेड लिया जाए, वो ऊपर की तेजी की तरफ का ट्रेड लिया जाए, या फिर वो कल सुबह ही होगा? नहीं, आज तक कल सुबह तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन करेगा। मोस्ट लाइकली गैप अप होना चाहिए। तो इसके लिए मार्केट, हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि शायद एक फॉल्स ब्रेकडाउन है मार्केट में और अगर आप उस डिप को बाय करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। वो प्ले आउट हुआ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ जब ये ऊपर जाकर नीचे आ गया वापस। एक लग रहा था मार्केट में कि क्लियर एक वन साइड का ब्रेकआउट बन रहा है, लेकिन वहां पर जो ऊपर के लेवल पर सेलिंग आई है वो आपको बता रही है कि मार्केट में अभी दोनों साइड की ट्रेड है। लेकिन एक बार पहले ना ऑप्शंस के डेटा देख लेते हैं। हमने जो सुबह डेटा देखे थे वही डेटा एक बार वापस देखते हैं। 18,700, 750 और 800, ये जो 3 कॉल्स हैं जहां पर हमने भारी भरकम कॉल राइटिंग देखी है पिछले 2-3 दिन से। और आज भी अगर आप उसका डेटा देखेंगे और उसके सामने पुट्स का डेटा देखेंगे, देखिए 18,700 की कॉल में करीब करीब हर्षदा हो गए 1.09 करोड़ शेयर्स और 18,800 की कॉल में 1.19 करोड़ शेयर्स। तो ये 3 स्ट्राइक्स में जब हमने शुरुआत की थी तो करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, अब करीब करीब 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट इन 3 स्ट्राइक्स में पुट टुगेदर, बल्कि हल्का सा ज़्यादा ही 3 करोड़ से वो हो गया और 1 करोड़ से ऊपर आज ही ऐड हुए हैं। मुझे लग रहा है कल अगर मार्केट में गैप अप मिल गया तो ये कॉल राइटर शायद थोड़ा ट्रबल में आ सकते हैं। पुट राइटिंग तो खैर क्लियरली विजिबल है और वहाँ पर आप प्रीमियम भी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18,700, 600 और 650 पर। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ जो हो रही है कि मार्केट दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा है, कॉल राइटर्स को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, पुट राइटर्स को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। और वही रेंज आज प्ले आउट हुई, 18,600 पर बाइंग आई, 18,700 पर सेलिंग आई। मेरे ख्याल से शायद दोपहर को फिर वही ट्रेड काम करे। मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको गलती करनी भी है तो लॉन्ग साइड पर गलती करें, शॉर्ट साइड पर ना करें। मतलब अगर कल के लिए अगर आप ट्रेड ले रहे हैं गैप अप या डाउन के लिए, तो गैप अप के हिसाब से जाएं, गैप डाउन के हिसाब से ना जाएं। स्पेशली ऑलरेडी अगर मार्केट नीचे है तो मेरा
मानना ये है कि 2.5 से 3.5 के बीच में आप थोड़े अगर ऑप्शंस एक्यूमुलेट करेंगे तो वो आपको कॉल ऑप्शंस एक्यूमुलेट करेंगे तो कल वो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। आखिरी के घंटे में तेज़ी पॉसिबल है। एक चीज़ है लेकिन 18,550 अब लक्ष्मण रेखा है, 18,550 के नीचे फिसले तो फिर आपको लॉन्ग ट्रेड से बाहर आना है। बैंक निफ्टी पर सुबह मेरा व्यू था कि मैं क्लियर नहीं हूँ, अभी भी डेटा कुछ क्लैरिटी नहीं दिखा रहा है। बस वो जो 43,200 टू 250 के रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है। सुबह 43,000 स्ट्रैडल की हमने बात की थी कि वहाँ पर काफ़ी राइटिंग हुई है, उसका प्रीमियम आज 40 रुपये और नीचे आया है। तो मार्केट कहीं भी गया हो लेकिन वो एक प्रीमियम नीचे आ रहा है, तो मतलब एक रेंज के लिए ऑप्शन राइटर ट्रेड कर रहा है। वो रेंज बहुत क्लियर है, 42,500 लोअर साइड में, 43,500 अपर साइड में। हम बैंक निफ्टी में थोड़ा क्लोजर टू अपर साइड ऑफ द रेंज है, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल से क्लीनर स्ट्रैटेजी अभी भी निफ्टी में ही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी शायद ज्यादा कॉन्फिडेंटली तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक इस समय 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन और क्लैरिटी की जरूरत। याद रखिएगा आज की ऊंचाई 43,295 थी निफ्टी बैंक में, और देखते हैं उस तरफ बढ़ता है या नहीं। चलिए आपको कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं जिनमें आज ट्रेंड तेजी और मंदी का दोनों बनते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि रेंज बाउंड इंडेक्स है तो ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक्स पर मार्केट ने फोकस किया है। एक पॉकेट जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज देखने को मिली है वो है मेटल कंपनियां। हिंडाल्को देखिए आज 3.5% तक के गेंस 477 के लेवल्स पर आ चुका है। दूसरी तरफ टाटा स्टील में 3-3.25% का इजाफा, 115 का लेवल, और मेरे ख्याल में वो 112 का टारगेट जो हमारे एक जानकार ने सुबह में दिया था वो अचीव भी हुआ है। वेदांत भी इस खेमे में शामिल है, लगभग 2% का इजाफा। लेकिन देखिए मनप्पुरम फाइनेंस 3.5% ऊपर, और सिर्फ मनप्पुरम ही नहीं बाकी सभी एनबीएफसीज में तगड़ी तेजी देखने को मिली। इस पर डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे 2:20 के आसपास। आपको हाइलाइट्स बताएंगे कि क्या वजह है इन एनबीएफसीज में इस तेजी की, इस पॉजिटिव बायस के। लेकिन मंदी की तरफ आज कुछ एफएमसीजी कंपनियां फिसलती हुई। अब ये लगभग 0.79% की गिरावट ब्रिटानिया दिखा रहा है, यही हाल नेस्ले का। भेल जिसका डर था वही हुआ कि ये वायदे के बैन से बाहर तो निकला, लेकिन पिछले हफ्ते तेजी की पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है और स्टॉक 3% नीचे। टाटा मोटर्स के साथ बाकी ऑटो कंपनियों में बिकवाली का दबाव है। जब मेटल्स भाग रहे हैं ऑटोज करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट भारी पड़ता है दरअसल ऑटो कंपनियों के लिए। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे मार्केट को कैसे भापा जाए, क्या आपका ट्रेड होना चाहिए, उसके लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। आज शरद अवस्थी एक फंडामेंटल राय देने वाले हैं, और टेक्निकल कॉल्स के लिए मुंबई से हमारे साथ है प्रकाश गाबा, शिल्पा रावत, विकास सालुंखे। मानस को जोड़ेंगे लखनऊ से। फिर हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है लेकर आएंगे। 2:40 पर हमारे जानकार रेडी रहेंगे अपने ट्रेड्स के साथ, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। शिल्पा रावत आज देने वाली है 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन। एफएनओ का सुपरस्टार मानस जायसवाल से लेंगे। चार्ट का चमत्कार देने के लिए अमित सेठ हमारे साथ जुड़ेंगे, तो शरद अवस्थी से समझेंगे मिड कैप का बढ़िया फंडामेंटल ट्रेड। आज बिग मार्केट वॉइस में पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, और डीलिंग रूम का भी जायजा लिया जाएगा। तो एक एक्शन पैक सेशन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, और देखते हैं यहाँ से मार्केट कितनी और तेजी दिखाता है। निफ्टी बैंक इस बीच 136 पॉइंट ऊपर आ गया है, यहाँ पर रफ्तार और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। मानस, इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, इस समय का ट्रेड फेडरल बैंक रहेगा, और फेडरल बैंक में अगर आप देखिए तो करीब 15 सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड ही एक रेंज बन गई थी, लेकिन फाइनली जो रेजिस्टेंस था 135 रुपए का, फेडरल बैंक ने उसको ब्रीच किया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आप फेडरल बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 135 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। कम से कम 142 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और या तो 140 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 3 रुपए 30 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 6 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो फेडरल बैंक इसमें वापस एक बाइंग आते हुए या तो आप फ्यूचर में बाय करिए या 140 की कॉल ले लें। तो दो में से जो भी आपको प्रेफर्ड हो उस हिसाब से ट्रेड लें, लेकिन ट्रेड आपको लॉन्ग साइड का ही लेना है। ये इस समय कॉल मानस की तरफ से। गाबा जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड लास्ट के घंटे के लिए? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है हिंदुस्तान जिंक। मेटल स्पेस आज अच्छा लग रहा है, इसका सेटअप मुझे पसंद है। जो इंडिकेटर्स जैसे पॉइस्ट है वो भी पसंद है। ट्रेड कर रहा है 313 के आसपास, स्टॉप होगा 310 का, बहुत ही टाइट स्टॉप है। टारगेट 320 से 324 तक हिंदुस्तान जिंक। तो मेटल्स में चमकता हुआ हिंदुस्तान जिंक 320 324 के लिए एक मौका, 3% लगभग ये ऊपर है काउंटर। शिल्पा, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून अनुजी एंड हर्षिता जी। मेरे लिए अभी रहेगा, मैं सुबह से एक्चुअली ट्रैक कर रही हूँ आयशा मोटर्स को। हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसमें बाय कॉल दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे एंटर करना चाहिए। यहाँ से 3330 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एंटर कीजिए। आपको मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट 3410 से 3435 तक भी देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो वो 3400 का कॉल ऑप्शन भी ले सकता है। ओके, तो 3400 का कॉल या आयशर मोटर्स फ्यूचर्स, दो में से जो आपकी श्रद्धा उस पर दांव लगाइए, लेकिन ट्रेड अगेन लॉन्ग साइड का। तो अभी तक जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं सब लॉन्ग साइड के, तो क्लियरली बायस तो पॉजिटिव है मार्केट का। अमित, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड ले रहे हैं? अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम। अनुज जी, मुझे डीएलएफ काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसका सेक्टोरल चार्ट भी देखें तो वहां पे भी एक वीकली ब्रेकआउट है निफ्टी रियल्टी के चार्ट में। डीएलएफ के चार्ट एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है निफ्टी रियल्टी के चार्ट पे। इसका मोमेंटम एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। 417 का इसका प्राइस है, इसमें एक स्विंग ब्रेकआउट भी रजिस्टर हुआ है, तो इसको लॉन्ग की सलाह है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 429 रुपीज के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 412 रुपए का। ओके, तो 429 के लिए एक मौका इधर भी अमित कह रहे हैं डीएलएफ में लेकर चले। और स्टॉक में आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी एक स्पाइक आया था, आज फिलहाल वो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। शरद, आफ्टरनून, बताइए आपका पिक क्या रहेगा इस घंटे के लिए? टेक महिंद्रा हमें लगता है काफी बढ़िया स्टॉक है इन वैल्यूएशंस में, और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस में पिकअप आने की काफी बड़ी गुंजाइश है। कंपनी मेटावर्स वगैरह में भी एंट्री कर रही है, जहाँ पे करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो $50 बिलियन की मार्केट है वो बढ़ के लगभग अगले 8-10 सालों में 650 पौने 700 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। जैसे जैसे 5G का एडवेंट होता है वैसे वैसे यूज केसेस भी वहाँ डेवलप होने चाहिए। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड एनर्जी सेगमेंट, एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, वहाँ पे भी हमें लगता है डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में। तो 10-15% की अर्निंग CAGR रहनी चाहिए कंपनी की आसानी से। और अगर 18 से 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो 1350 से 1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टेक महिंद्रा काफी बढ़िया बेट है। ओके, टेक महिंद्रा में बाय करिए। अच्छा, आप शरद जी, आज ये जो LTI माइंट्री रिक्रिएशन होकर लिस्ट हुई है, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, मुझे लगता है मैं 6 में 1-2 क्वार्टर वेट करूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो कंबाइंड एंट्री है इनकी डील विंस पे असर कितना ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक डील विंस नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से है बहुत यूनिक मर्जर, क्योंकि दोनों कंपनीज के बहुत कम ओवरलैपिंग बिजनेसेस हैं। लेकिन मर्ज्ड एंटिटी बड़ी डील विंस कितनी कर पाती है वो एक प्राइमरी चीज रहेगी, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक पे यहाँ से और बेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, देखिए बैंक्स में थोड़ी सी तेज़ी बढ़ रही है। बैंक निफ्टी करीब करीब 138 पॉइंट ऊपर। कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा उसका भी एक ट्रैक्शन शायद बैंक निफ्टी को मिल रहा है। लोग क्योंकि नियर टर्म एक्सपायरी में प्ले करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक बाइंग आ रही है। आज सुबह पिरामल एंटरप्राइजेस पर एक कॉल थी हर्षिता, वो स्टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त मूव इस समय दिखा रहा है, करीब करीब 894 और फ्यूचर में करीब करीब 901 का भाव इसका। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसकी थी कॉल, लेकिन वो एक क्लियरली आपको एक सुबह सुबह के शो में सजेस्ट की गई थी, और अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में यहाँ पर आता हुआ। और 1-2 स्टॉक्स और इस समय ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, हिंडाल्को और टाटा स्टील, दोनों के दोनों स्टॉक इस समय डे हाई पर। तो मेटल्स में तो क्लियरली एक ज़बरदस्त ट्रैक्शन है। एक डेल्टा कॉप में हल्का सा फ्रेश ब्रेकआउट का साइन देखे, तो डेल्टा कॉप लेकर आइए जरा। मानस, जरा एक बार डेल्टा कॉप पर व्यू दीजिए अपना। देखिए, डेल्टा कॉप में अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले भी मैंने एक बुलिश व्यू दिया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट होने लगा। आज के पैटर्न को देख लगता है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है, और अब जो एक की रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से वो जो स्तर है वो 236 रुपीज के आसपास है। अब के पैटर्न को देख के लगता है कि इस बार वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएंगे और 242-247 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो काफी पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 231 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डेल्टा कॉप तेजी वाला ट्रेड। पीएल जो आपने मेंशन किया, 1000 पहला टारगेट और 1100 दूसरा टारगेट। अभिषेक अग्रवाल ने इनफैक्ट चार का चौका में सजेस्ट किया था अनुज स्टॉक मिड कैप फंडा के तौर पर, हाँ। और ये फ्यूचर्स में तो 900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पोटेंशियल है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। ये उनका एग्जैक्ट दायरा था।
टारगेट्स के लिहाज से। अच्छा, क्योंकि निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं 100-150 पॉइंट की बढ़त के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि पिछले 5-10 मिनटों में यहां पर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तेजी की तरफ। वो देखिए हल्का सा जो स्पाइक आया स्टॉक में, अब 1.5% ऊपर है, 616 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गावा साहब, इस पर अगर एक राय हो तो दीजिएगा, क्या मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदेंगे स्टॉक को? क्योंकि अब देखिए ये 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक हल्का ब्रीदर भी मिला, अब नई तेजी आ रही है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना और क्या टारगेट रहेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेने लायक है, क्लियर कट। 616 पे ट्रेड कर, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में, इंट्राडे इंडिकेटर्स में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। मुझे लगता है 610 का एक स्टॉप लगा जाकर छोड़ देना चाहिए। इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 623 के हो सकते हैं। तो 616 ट्रेड कर रहा है, 623, अराउंड 7 to 8 रुपीज अप मूव फ्रॉम हियर स्टिल पॉसिबल। हो सकता है कल तक मिल जाए, लेकिन यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया लगता है, लेने लायक है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रकाश को बेटर लग रहा है, लेने लायक। आज सुबह बजाज हिंदुस्तान की बात की थी, इस समय सर्किट उस स्टॉक में 20% का ज़बरदस्त मूव उस स्टॉक में आता हुआ। एक आधा और स्टॉक्स देख लेते हैं। GMR एयरपोर्ट एक बार लेकर आइए। एक जस्ट लास्ट के 10-15 मिनट में एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में आता हुआ। एक F&O का स्टॉक है ये, और देखिए लास्ट में एक क्लियरली आप एक सर्च देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा आपको एक अपटिक दिखा रहा है। दूसरी तरफ PSU बैंकों में 2-3 स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन है। IOB एक बार लेकर आइए जरा, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि लास्ट के कुछ मिनटों में एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड का मूव है, तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर इमर्ज कर रही है इस स्टॉक में। तो एक काम करते हैं, एक इन स्टॉक्स पर एक बार एक व्यू ले लेते हैं। PSU बैंकों में मानस लग रहा है कहीं अपॉर्चुनिटी इस समय? देखिए, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लग रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद इसने लीड लेना शुरू किया है। यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज करेक्शन में कभी ब्रेक नहीं हुए, और अब क्योंकि 615 के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, मेरा समझना है कि पहला जो टारगेट होगा वो 622 का होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा समय हो, अगर आपके पास 2 हफ्ते का समय हो, तब तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 635 के। तो अगर PSU बैंक में एक स्टॉक चूज करना होगा तो डेफिनेटली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो 623 के लिए एक मौका गावा साहब ने SBI पर दिया, और मानस भी कह रहे हैं यही वो स्टॉक है जो इस समय आप पिक करें। खरीदारी यहाँ पर जमकर हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। लगे हाथ मानस, हो सके तो एक बार PEL का चार्ट चेक भी देंगे प्लीज। 7% का इजाफा, और ये 901 के आसपास तक का हाई, 905 का हाई इसने दरअसल इंट्राडे में छुआ है। देखिए, काफी समय के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। 1600 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू किया, 780 के आसपास बॉटम बना। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से जो लोज थे वो 780 के आसपास के लोज थे। फिर रैली जब रिज्यूम हुई तो हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो चुके हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम डेवलप हो रहे हैं। तो ये तो दर्शाता है कि इस बार शायद 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके पोजिशनल बेसिस पे 985 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। 100 रुपए का आपको करंट लेवल से पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, इसलिए एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 985 के। 985 का बड़ा टारगेट सेट कीजिए, और ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड साबित हो रहा है। पिरामिड एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर चमकता हुआ ये काउंटर। एक दो और ट्रेड्स इनफैक्ट लेकर आते हैं जहां पर अच्छी खासी हरकत है। सुबह में आपको याद होगा हम NTPC का जिक्र कर रहे थे। NTPC आज थोड़ा सा एक्शन दिखा जरूर रहा है, लेकिन NTPC से ज्यादा SJVN में खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें, एक क्लियरली जो अपने रिन्यूएबल बिजनेस को में कुछ स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है NTPC, और दूसरी तरफ SJVN जिसके हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगे हैं लेटली। इन ट्रेड्स पर कोई राय इस समय, क्योंकि NTPC पावर ग्रिड मुझे याद है बिगिनिंग ऑफ 22 में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और फिर पिछले 2-3 महीनों में थोड़े शांत हुए हैं। फंडामेंटली शरद, आपकी क्या ओपिनियन है इन स्टॉक्स पर? पावर ग्रिड पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। जिस तरीके का खर्च ट्रांसमिशन और ग्रिड पे होने वाला है आने वाले 5-7 सालों में, इनके लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। कैपेक्स गाइडेंस जो कंपनी ने दी है वो भी काफी पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस भी अभी बहुत महंगी नहीं है, या रादर इनएक्सपेंसिव ही है। डिविडेंड यील्ड वगैरह भी स्ट्रांग है। NTPC में फाइनली वो डीमर्जर वाली थीम भी वैल्यू अनलॉकिंग वाली थीम भी प्ले आउट कर रही है।
तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट में, तो मुझे लगता है वहां भी री रेटिंग की अभी काफी गुंजाइश है। और दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें तो कितना मेरे हिसाब से 7-8 के मल्टीपल पे अवेलेबल हैं, और प्राइस टू बुक के टर्म्स में भी शायद 1.5-1 ऐसे अवेलेबल हों। तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है यहाँ से एनटीपीसी में तो एटलीस्ट 25 से 30% की और अपसाइड की गुंजाइश बचती है। और पावर ग्रिड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत बढ़िया बेट की तरह हम लोग इन्वेस्ट करके होल्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। एनटीपीसी पावर ग्रिड, ज़बरदस्त मोमेंटम आज दोनों स्टॉक्स में हमको देखने को मिला, स्पेशली जो सुबह की लोज थी वहाँ से जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई, इसमें कुछ स्टॉक्स ने लीड किया। विकास सालुंके जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की क्या पसंद है आपको? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, बट इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मेरा पहला काउंटर रहेगा एमएनएम फाइनेंस, जिसमें हमने देखा है कि 230 का एक ब्रेकआउट देखने मिला। उसके बाद आज पूरे दिन में ऑलमोस्ट रैली जो है पकड़ के रखा है, और उसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वापस पॉजिटिव हुआ है। 235-30 के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो 234 के स्टॉप लॉस इसको बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट इसमें देखने मिलेगा है, पहला है 254-260 का सेकंड टारगेट यहाँ पे लेके सकते हैं। तो महिंद्रा फाइनेंस मेरा पहला काउंटर रहेगा। और वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम इसमें कैरी होते देखने मिल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि वीकली में भी उसका अगर देखोगे तो सितंबर के आसपास का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 254 का पहला टारगेट और 260 का दूसरा टारगेट एमएनएम फाइनेंस में आते हुए देखने मिलेगा। एक्चुअली आज काफ़ी मोमेंटम है इसमें हर्षिता, जो पूरे के पूरे एनबीएफसी स्पेस है और एमएनएम ने लीड किया। मेरे ख्याल से एक जो मार्केट का अजम्पशन है कि नॉर्मली एमएनएम के नंबर्स एक्चुअली वीकर साइड पे होते हैं, इस बार उसके स्ट्रॉन्ग है। एमएनएम के स्ट्रॉन्ग है, एमएनएम फाइनेंशियल के तो शायद बाकियों के भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, एमएनएम फाइनेंशियल के अच्छे नंबर्स का एक और वो है, क्या बोलते हैं उसको आप, इन्फ्रेंस है कि रूरल में इसका मतलब जो पेन हम देख रहे थे तो थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी रूरल फेसिंग कंपनी है और पूरी की पूरी ट्रैक्टर फाइनेंस वगैरह में है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव है, और इसके लिए आज शायद थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों में और ओवरऑल एनबीएफसीज में थोड़ी सी ज़्यादा रौनक है आज कंपैरेटिवली। ये एमएनएम फाइनेंस पर ही तो आरबीआई ने फिर फटकार लगाई थी, एमएनएम फाइनेंस पे लगाया था उस दिन 170-160 हो गया था रेट। और उस दिन एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया था कि एमएनएम फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो हमने पिछले कई सालों से देखी है, हर बार नेगेटिव न्यूज़ पे इसमें बाइंग आती है और नंबर्स इसके एनपीएस के बहुत ख़राब है। करीब 7-8% मेरे ख्याल से इसका एनपीए रेशो आता है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक है उसको वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है। उसका एक कारण है पेरेंटेज, एक एमएनएम का भरोसा है मार्केट को मोर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन हाँ, ये स्टॉक जो है उसने देखिए वो जो बड़ी वाली वर्टिकल डिप आपको दिख रही है, ये तो आज का एक शायद आज का नहीं, ये 12 महीनों का। हाँ, 12 महीने का है। तो ये नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिसंबर 22 लिखा था, इसके लिए 21 होना चाहिए था वो। तो खैर एनीवे, तो वो जो डिप थी उसमें बाइंग आई थी। जी हाँ, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस फिर वहां से देखने को मिला है 240 के आसपास। इनफैक्ट दीपाली जुड़ने वाली है हमें ये बताने के लिए कि सिर्फ एमएनएम फाइनेंस ही नहीं, बाकी एनबीएफसीज में क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जिस वजह से दरअसल मार्केट ने अच्छी खासी तेजी की है। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज देखिए गोल्डमैन की एक रिपोर्ट आई, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई, एमके की भी एक रिपोर्ट आई है जो पूरे सेक्टर को दरअसल कवर करती है, और दीपाली हमारे साथ तैयार है। दीपाली बताइए क्या कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकले हैं इन रिपोर्ट्स में, क्या कह रही है कंपनियां? एनबीएफसीज में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है और एमके की रिपोर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एमके ने एनबीएफसीज के लिए कहा है कि एनबीएफसी कंपनियों के बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिल रहा है और उनका अनुमान है कि अगले 2 सालों में स्पेशली जो ग्रोथ रहेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी, यानी FY23 में एनबीएफसी सेक्टर में 11% की ग्रोथ रह सकती है, वहीं FY24 में जो ग्रोथ है वो 12 से 13% के रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। यानी मजबूत बैलेंस शीट और साथ ही साथ ज्यादा प्रोविजनिंग की वजह से इस सेक्टर में या फिर एनबीएफसी कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और चीज उन्होंने कही है कि FY22 से लेकर FY25 के बीच में जो AUM ग्रोथ है उसमें भी औसतन 15% की ग्रोथ आ सकती है। और ऐसा ही नहीं है कि कोई एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, बल्कि उनका मानना यह है कि एनबीएफसी स्पेस में सभी सेगमेंट में जो एसेट
है वो सुधार दिखा रही है और साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन हो, पुराने व्हीकल्स हैं, एमएसएमई सेगमेंट है, इन सब में ग्रोथ आएगी। हाउसिंग फाइनेंस का भी जो आउटलुक है वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है और इसीलिए एमके ने चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप एनबीएफसी पैक में देखेंगे तो एमएनएम फाइनेंशियल भी तेजी दिखा रहा है, टॉप गेनर बना हुआ है और यहाँ भी सीएलएसए की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट की है, टारगेट दिए हैं 260 के और सीएलएसए का मानना यह है कि डिसबर्समेंट ट्रैक्शन हो या फिर कलेक्शंस हो, दोनों ही फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग कंपनी परफॉर्म कर रही है। स्टेज 2 एसेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, वहीं स्टेज 3 एसेट्स जो हैं वो लार्जली स्टेबल रहे हैं, लेकिन इन दोनों में ही इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री में वो इंडिकेट हुआ है। एक जो नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है वो सिर्फ फोर्थ कमिंग रिजल्ट्स में एनआईएम्स के फ्रंट पे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एमएनएम फाइनेंशियल की भी ग्रोथ बेहतर रहेगी, इसलिए सीएलएसए इस स्टॉक पर 260 के टारगेट लैंड कर रहा है। तो सीएलएसए का 260 का टारगेट यहाँ पर एक तगड़ा रुझान एमएनएम फाइनेंस में आता हुआ और इनफैक्ट इनके की रिपोर्ट भी कह रही है कि चोला, श्रीराम, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप स्काउट कर सकते हैं अगर आपने तेजी की पोजीशन लेनी है। फंडामेंटली शरद, आप इस पूरे पॉकेट पर क्या राय बना रहे हैं? आज सुबह में हम वैभव सांघवी से बात कर रहे थे और इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का तो रवैया यही है कि वो प्रेफर करेंगे बैंकों को लेना। इस समय वो एनबीएफसी से या तो दूर है या फिर थोड़े से कॉशियस है। आपको क्या फिलहाल कुछ स्कोप लग रहा है एनबीएफसी स्टॉक्स में कमाई का और थोड़े से बेहतर रिटर्न्स का? हाँ, मुझे लगता है आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना होगा। जनरली एनबीएफसी थोड़े वाइड स्प्रेड हैं और अलग अलग रिस्क्स हैं। जो माइक्रो फाइनेंस है उनमें अलग टाइप के रिस्क हैं, जो सीवी फाइनेंसिंग या और टाइप की टायर 2 सिटीज में फाइनेंसिंग करते हैं वहाँ अलग टाइप के रिस्क हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझे भी लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि सीवी का साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट को यहाँ से काफी बढ़िया फायदा होना चाहिए। चोला वगैरह में भी ऊपर से काफी करेक्शन आ गई है। एल&टी पे मैंने पहले भी शायद रिकमेंड किया है 2-1 बार, तो एल&टी फाइनेंस में भी ठीक ठाक मूवमेंट है और हमें लगता है 110 रुपए तक के लक्ष्य वहां भी पॉसिबल हैं। बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में हाँ जी एनपीएस थोड़े से ज्यादा हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे एडवांस बुक में ग्रोथ आती है हमें लगता है वो नंबर भी काफी मैनेजेबल दिखने लगेगा अगले 1 से 1.5 साल में, क्योंकि ग्रोथ की काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है मैडम फाइनेंशियल से भी हमको। तो ये ज्यादातर स्पेस में मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ये है कि आप एनबीएफसीज में एक री रेटिंग होती देख सकते हैं आने वाले साल 1.5 साल में, खास करके उन एनबीएफसीज में जो अपने क्रेडिट क्वालिटी या जो अपना क्रेडिट कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रख सकें बेसिकली और एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो उन एनबीएफसीज में री रेटिंग की गुंजाइश काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर ये शायद 2, 2.5 या 1.5-2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट आती है वैसे वैसे एनआईएम्स में और इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उसकी वजह से इनकी जो री रेटिंग है वो काफी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले समय में। तो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग की तैयारी यहाँ पर शायद हो रही है और एमएनएम फाइनेंशियल इस समय करीब 240 के आसपास ट्रेड करने में सक्षम है। अच्छा, लगे हाथ एक बार गाबा साहब प्लीज मन्नपुरम पर भी एक राय दे दीजिए फटाफट से, क्योंकि ये भी 3.5% ऊपर है और मन्नपुरम में ऑफकोर्स हमने देखा है जो रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की गोल्ड एनबीएफसीज पर, इन्होंने मन्नपुरम पर ओवरवेट का टारगेट दिया 150 के आसपास का, 123 तो आज ही हो गया है। जी मुझे ध्यान है शायद थर्सडे या फ्राइडे को हमने मन्नपुरम की बात की थी। अब भी उस पे मूव है, ट्रेड कर रहा है 123 के आसपास, 124 के आसपास। इतना होना चाहिए कि 122 का स्टॉप लगाकर चले। अब भी मोड है, बाइंग मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसलिए नेक्स्ट, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम में ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छा, निफ्टी का ट्रेंड देखिए आप एक बार, वापस डिक्लाइन में बाइंग और निफ्टी अब सिर्फ 17 पॉइंट नीचे। और एक बार जरा कुछ स्टॉक्स लेकर आइए। 679 अब इस समय निफ्टी का रेट। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है तो उसने तो सपोर्ट किया, ये करीब करीब 167 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव है। लेकिन एक तो स्टॉक्स जहाँ पर रिकवरी आ रही है, सुबह एक हल्का सा ब्रेकडाउन था अदानी एंटरप्राइजेस में, अब वहाँ पर एक अच्छी खासी आपने रिकवरी देखी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वो जो डिक्लाइन थी अब वो पूरी अरेस्ट हो गई। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इंटरडे मूव इसमें, अब सिर्फ 0.3% नीचे, सुबह ही करीब 3% नीचे था। उसके अलावा SBI में एक मूव है, NTPC में एक मूव है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा आप मूव देख रहे हैं। और पावर ग्रिड ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर एक मूव इस समय आ रहा है। तो अमित, अदानी एंटरप्राइजेस पर कोई कॉल है इस समय, ये जो इंट्राडे मोमेंटम उसको देखते हुए?
जी अनु जी, अडानी एंटरप्राइज का अगर हम चार्ट देखें तो अपने सपोर्ट से उठ रहा है और इसने अभी 20 डेमा टेस्ट करके अपना 10 डेमा क्रॉस किया है। लेकिन अगर हमने देखें तो इसका मोरलेस रेजिस्टेंस आता है 3950 के आसपास। स्टॉक कंटिन्यूसली वो लेवल पे 7 से 8 दिनों से मेंटेन कर रहा था। आज के सत्र में डेफिनेटली हमने नीचे के लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट देखा है। लेकिन मोमेंटम की अगर बात करें तो मुझे एक बार लगता है कि 3950 अगर ये क्रॉस होता है तो वापस इसमें एक हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं, तो हमें उसके लिए वेट करना चाहिए एक बार। तो इस मोमेंटम का इंतजार रहेगा, लेकिन रिकवरी जरूर आती हुई। इनफैक्ट यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, यूपीएल भी एक काउंटर, मुझे याद है यूपीएल का जिक्र सुबह में हुआ था, तब वो स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब यहाँ पर जोर देखने को मिल रहा है। 805 के लेवल्स, 2.5% ऊपर यूपीएल। ये सेकेंड हाफ में ही स्टॉक आपको दिखा रहा है तेजी की तरफ के मूव्स। विकास सालुंखे, इस पर एक राय दीजिएगा और बताइए आप, ये आज का मूव क्या टिक पाएगा या नहीं? जी हर्षिता, आज का मूव जो है वो टिक पाएगा। देखो इसमें भी अगर वीकली चार्ट देखो तो वहां पे भी इस काउंटर में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 803 के आसपास का ब्रेकआउट था। अभी ये देखना जरूरी है कि आज के क्लोजिंग बेसिस पे अगर मेंटेन करके जाता है 803 के ऊपर की रेंज, तो मुझे लगता है वापस ऊपर में 834 और 840 की रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी ऊपर की तरफ। नीचे में भी इसका एक सपोर्ट जोन जो बन चुका है। इंट्राडे में हमने आज नोटिस किया था कि 795 के आसपास जाके वापस वहां से उसने एक पुल बैक रैली बनाई है इंट्राडे में भी। तो मुझे लगता है 794 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का क्लोजिंग बहुत क्लोजली वॉच करना है। 803 के ऊपर अगर बंदी होता है तो मुझे लगता है 834 840 ये रेंज में वापस ऊपर आते हुए देखने मिलेगा। ठीक है। यूपीएल, चलिए यूपीएल की बात हुई तो थोड़ा कमोडिटी रिलेटेड बात भी कर लेते हैं। सुबह हमने एक अलर्ट भी बताया था आपको कि मेटल शेयर्स शायद आज आउट परफॉर्मेंस करें, दिखाएंगे आपको। इनफैक्ट 5th स्ट्रेट डे मेटल स्टॉक्स में रैली और निफ्टी मेटल्स इंडेक्स अब 8 महीने की ऊंचाई पर। तो इनमें क्या चल रहा है और क्यों ये इतना बड़ा मूव है, ये बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए कहीं ना कहीं तो ये देखें तो चाइना की जो ओपनिंग अप ट्रेड है उसको रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स आपको आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम चाइना के की प्रोविंसेस की बात करें, चाहे वो शंघाई हो, शेंजेन हो या जो दूसरे इलाके हैं खास करके ज़ियांगजियांग, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने के लिए, मतलब एक बस में आपको चढ़ने के लिए भी एक QR कोड स्कैन करना पड़ता था, आपको अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स अपलोड करनी पड़ती थी, कोविड टेस्ट करने पड़ते थे, तो वो सब अब नहीं लगेंगे। तो जो चाइना में हमने देखा था कि जो कोविड की सख्ती थी वो अब सख्ती हट के थोड़ी बहुत ओपनिंग अप हो रही है। इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस में भी अब जो है काफ़ी सारी जगहों पे बिना मास्क के आप जा सकते हैं चाइना में। तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना की ओपनिंग अप ट्रेड है वो मेटल्स के फेवर में जा रही है। अगर आप आज का चाइना ट्रेड देख लें तो वहाँ का टेक इंडेक्स 8.5% ऊपर है, वहाँ के कसिनो स्टॉक्स 10% ऊपर है, वहाँ के केटरिंग स्टॉक्स 7-8% ऑन एन एवरेज ऊपर है। तो चाइना में आज एकदम से ही बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही है स्पेसिफिक सेक्टर्स में ओपनिंग रिलेटेड, और शायद ये मेटल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज स्पेसिफिकली देखें तो आयरन और फ्यूचर्स लगभग 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। अगर आप HRC की बात करें या स्टील बार्स की बात करें तो यहाँ 2 से 2.5% की तेजी। इनफैक्ट अगर मैं आपको 1 महीने का डेटा दे दूं तो कॉपर 7.5% ऊपर है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आयरन और 25% ऊपर है, एल्यूमिनियम 12% ऊपर है, जिंक 13% ऊपर है और निकल में करीब 27% की तेजी हुई है। तो इन जनरल हम देख रहे हैं कि जो बेस मेटल्स हैं और स्टील है, लोअर लेवल से एक बहुत बड़ा जबरदस्त सपोर्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के कंसर्न्स जो स्लो डाउन के थे अब उतने गहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में आपको दिखाई देगा कि जो चाइना रिलेटेड सेक्टर्स हैं खास करके मेटल्स और केमिकल्स, यहाँ एक शार्प तेजी का आपको आगाज दिखाई देगा। फ्राइडे को भी मेटल्स ऊपर थे, टॉप गेनिंग सेक्टर था, और आज भी मेटल टॉप गेनिंग सेक्टर है। तो मेटल टॉप गेनर्स और अलग अलग यहाँ पर जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स खुल रही है चाइना में, वैसे वैसे और तेजी बढ़ती हुई इनकाउंटर्स की। इनफैक्ट मैंने एक छोटी सी नोट पढ़ रही थी जो मॉर्गन स्टैनली ने निकाली है इनके इमर्जिंग मार्केट्स पर, और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि अब चाइना को वो अपग्रेड कर रहे हैं
ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दे रहे हैं। उनको लगता है ये एक ब्रॉडर आउट परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स इंडिया के साथ तुलना नहीं है, लेकिन कोरिया ताइवान के मार्केट्स के मुकाबले मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ज्यादा पैसा चाइना में आता हुआ दिखाई देगा। ये कैसे प्ले आउट होगा हमारे लिए वो समझना एक जरूरी है, लेकिन ये इस तरह का जो ऑप्टिमिज्म चाइना में वापस लौट कर आ रहा है वो मेटल साइकिल को और भी मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और देखिए हर्षिता, एक्चुअली हैंगसेंग इस महीने मेरे ख्याल से 25% ऊपर है और एक आपको क्लियरली एक वहाँ पर पैसा गया। एक प्योरली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन चाइनीज मार्केट बहुत चीप है और काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो कहीं ना कभी तो उसमें बाइंग आनी थी, इस समय आ रही है। और काफ़ी ETF का पैसा भी जा रहा है चाइना में, काफ़ी पैसा चाइना में जा रहा है, काफ़ी पैसा ब्राज़ील में जा रहा है। ये जो दो मार्केट है जो वैल्यूएशन के हिसाब से अपने खुद के मल्टीपल से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही हैं। एक्चुअली इंडिया में एक ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है और ये जो एक 2003 से 7 की लोग तुलना करते हैं, मैंने भी कई बार की है, उसमें एक फैक्टर है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है थोड़ा डिफरेंस है। वैल्यूएशन इंडिया की इस समय जो है वो अपनी एकदम पीक पर है और इवन मैं एक देख रहा था MSCI इंडिया का वेट MSCI इमर्जिंग मार्केट में 2003 वाली जो वो रैली स्टार्ट हुई थी तब हम 4% का वेट था। इस समय MSCI इंडिया का वेट जो MSCI इमर्जिंग मार्केट में वो करीब 12% है, तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है हम। तो ऑब्वियसली ये फैक्टर तो है कि चाइना वर्सेस इंडिया, जिसमें चाइना में ऑब्वियसली थोड़ी सी ETF की बाइंग तो है यहाँ पर क्लियरली। लेकिन इसका फायदा अब क्या सिर्फ मेटल्स के ट्रेड के थ्रू लिया जाए या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? ये जो मेटल्स में रैली है, शरद, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप कोई खास स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस समय लेने के लिए, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा या फिर थोड़ा सा मीडियम टर्म होल्ड करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से ये एक मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेड जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये चाइना की रिकवरी आती है, हम सब जानते हैं लगभग बेस मेटल्स में 50% हिस्सेदारी है उनकी, प्रोडक्शन में भी, कंजम्पशन में भी। तो वैल्यू चेन में कई जगह पे एडजस्ट होने के बाद तो काफी बड़ा असर पड़ता है। और शायद कोविड होने के बाद ये पहली बार है कि चाइना इतना रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है अराउंड कोविड, वो काफी पॉजिटिव है। तो और मेटल्स में अगर आप वैल्यूएशन भी देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स जो अगर नॉर्मल मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करते हैं 8-9 टाइम्स भी, तो ज्यादातर स्टॉक्स में अभी भी मेरे हिसाब से 10-15% की अपसाइड बचती है। छोटे स्टॉक्स में वैल्यूएशन अपसाइड या मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ज्यादा है, जैसे सेल हो गए या नाल्को हो गया, वहां हमें लगता है कि वैल्यूएशन अपटिक की जगह और ज्यादा है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मुझे लगता है फेयर वैल्यू से लगभग अभी भी 10% दूर हैं, तो 10-12% की और अपसाइड आपको वेदांता, हिंदुस्तान जिंक या हिंडाल्को में, टाटा स्टील में, ये सब में अभी भी 10% 15% जैसी अपसाइड और मिल सकती है। बट ज्यादा अपसाइड मेरे हिसाब से नाल्को या सेल जैसी स्टोरीज में मिलनी चाहिए। ओके, अच्छा, एक बार स्टॉक्स लेकर आइए, HDFC और HDFC बैंक, और ये दोनों स्टॉक देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय इंट्राडे में ट्रैक्शन। ये HDFC का मूव इस समय डेज हाई पर अभी ग्रीन में आया ये स्टॉक, और HDFC बैंक भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट दिखाया कि लास्ट के 10 मिनट में ज़बरदस्त मूव HDFC बैंक में। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए, वहाँ पर कल वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर अगर कल किसी भी कारण से गैप अप होता है जिसके लिए शायद ट्रेडर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो 19266 इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आ रहा है यहाँ पर। अमित, आप इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं क्या? ये काफ़ी पिछले कई ट्यूसडे से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी एक्टिव होता है। जी अनुजी, ये वाले इंडेक्स को अगर हम देखें तो इट इज रेस्टिंग ऑन 10 डेमा। इसमें हमने 3-4 दिनों में एक पुल बैक देखा है। 19,000 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 10 डेमा पे हम कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हैमर कैंडल बन रहा है। और इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम HDFC ट्विंस की, जैसे आपने कहा, बात की, उसमें भी हम नीचे के लेवल पे एक अच्छे सपोर्ट जोन से देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 19,100 इज अ गुड सपोर्ट, और जब तक ये इंटैक्ट है तो एक इसमें हल्का फुल्का अपमूव कल पॉसिबल है। एक अपमूव दिखाई दे सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी कल होती है, तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ता हुआ। अच्छा, नीचे टिकर टीम दिखा रही है ONGC डे लो से करीब 2% ऊपर आ गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर लेकर आते हैं वो स्टॉक रेडार पर। और शिल्पा जी, एक बार नजर डालिएगा ONGC पर। ये 1.5-2% ऊपर ट्रेड करता हुआ 143 के लेवल्स दिखा रहा है। मौका है क्या कोई पोजीशन ले? जी डेफिनेटली हर्षिता जी, लेना चाहिए। 145 के ऊपर तो ये और भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 145 का एक कॉल ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो द प्राइस।
यस 145 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 3.5 रुपीज में। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपए का। ये आपको इजीली 6, 7, 9 तक भी थोड़ा पोजिशनल मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है, तो एनजीसी की दिसंबर 145 की कॉल। अब एक काम करते हैं 2:40 तो 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी आपसे स्टार्ट करते हैं एक्चुअली सस्ता ऑप्शन। जी मेरे हिसाब से बीईएल में काफी दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 110 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 4 रुपए 90 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का। यहाँ पे इजीली आपको टारगेट्स मिल जाएंगे 5.5 से लेके 7 तक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 110 का कॉल और ये करीब करीब 7 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। 2 रुपए 55 पैसे पर आप लेकर चले। बीईएल और फ्राइडे का सत्र ही था जहां पर बीईएल में हमने देखा था अचानक तेजी लौटी और वो तेजी बढ़ रही है, कंटिन्यू हो रही है। ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो शिल्पा ने दरअसल आइडेंटिफाई किया है। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और मानस जायसवाल तैयार हैं एफएनओ के सुपरस्टार के साथ। तो देखिए जो एफएनओ का सुपरस्टार है वो कैनफिन होम्स है। मेरे हिसाब से 2 इवेंट हुए हैं। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो कैनफिन होम्स में इस ब्रेकआउट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपके 554 के रहेंगे और टारगेट 585 के रहेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 570 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। 570 का कॉल लीजिए अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं। 30 का टारगेट रहेगा, 19 के आसपास उपलब्ध है ये। अगर फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं तो 585 का सीधा फ्यूचर के टारगेट के लिए सीधे मौजूदा लेवल्स पर फ्यूचर्स खरीद के चले। और ये है सुपरस्टार परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी क्षमता रखता है कैनफिन होम्स। अब आते हैं चार्ट के चमत्कार पर और तैयार हैं उसको लेकर अमित सेठ। अमित बताइए। हर्षिता मैम, चार्ट के चमत्कार में एसबीआई रहेगा। एसबीआई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 7 से 8 दिनों की बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुई है। 10 और 20 डेमा पे मोमेंटम इंडिकेटर्स और आरएस इंडिकेटर पे भी काफी स्ट्रॉन्ग है एसबीआई। बोलिंजर बैंड्स देखे तो वहां पे भी एक वॉलेटिलिटी स्क्वीज ब्रेकआउट है। तो इसमें लॉन्ग की सलाह है। करंटली प्राइस 617 रुपए का है। टारगेट्स इसमें लगभग 633 रुपीज के रहेंगे और स्टॉप लॉस लगभग 608 रुपए का रहेगा। ओके एसबीआई। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप फंडा की। शरद जी बताइए। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी डायग्नोस्टिक चेन रन करती है अक्रॉस इंडिया। अभी ज्यादातर फोकस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर है। ग्रेजुअली कंपनी प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ भी जा रही है जहां से वो अपने डायग्नोस्टिक जो नेटवर्क है उसको काफी तेजी से एक्सपेंड करेंगे अगले 2 सालों में। FY23 में अर्निंग्स लगभग सेडेट रहनी चाहिए, लेकिन FY24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30-32 रुपए के आसपास की EPS कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 600 रुपए तक के लक्ष्य इस कंपनी में संभव है। और प्राइवेट पार्टनरशिप में जैसे जैसे फोकस बढ़ता है मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिसका फायदा रिटर्न रेशियोज की इंप्रूवमेंट में भी दिखना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कृष्णा डायग्नोस्टिक एक बहुत बढ़िया बेटर वैल्यूएशन है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है वो मिड कैप फंडा। फटाफट मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ वो ट्रेड्स जो हमारे 4 जानकारों ने निकाले हैं 4 का चौका में। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन जो शिल्पा रावत ने आपके लिए पिक किया। 110 का बीईएल का कॉल लेने की सलाह 270 पर है। 5.5 से 7 रुपए की क्षमता रखता है टारगेट्स के लिहाज से। ट्रेड में उतर रहे हैं तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाए। फिर आया एफएनओ का सुपरस्टार कैनफिन होम्स जो मानस जायसवाल ने आइडेंटिफाई किया है आज। 585 का टारगेट, 554 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। स्टॉक 2.5% ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अमित की पिक थी। 633 के टारगेट के लिए एक मौका इन्होंने चुना है और 608 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिर में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात हुई जहां पर 600 का टारगेट है और स्टॉक अब करीब करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सच इस बीच नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों में यूके में जो JLR की सेल्स हैं वो सालाना आधार पर ये डेटा आया है 2.5% बढ़ी है। तो 4097 यूनिट्स दरअसल यूके में बिकी है जैगुआर लैंड रोवर की। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया स्केल देखने को मिल रहा है मंथली बेसिस पर। और नॉर्मली ऑटो बिक्री के आंकड़े मंथली अगर आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा क्योंकि पिछले 2 साल तो वो कोविड के चलते लो बेस वाले साल थे। तो ये 15%
तक का इजाफा देखने को मिला है मंथली बेसिस पर। यह आंकड़ा तो पॉजिटिव ही माना जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक कर रहा है अंडर परफॉर्म, कंसिडरिंग मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एकदम उल्टा ट्रेड, मेटल्स की तेजी नेगेटिव पड़ती है ऑटो कंपनियों पर। विकास सालुंखे, टाटा मोटर्स, आप मारुति देखिए, बजाज देखिए, बिक्री के आंकड़े आने के बाद से ही हमने देखा है प्रेशर बनता हुआ। आज टाटा मोटर्स में 1.5% तक का नुकसान। अगर स्टॉक है तो क्या किया जाए? देखो, अगर है तो यहाँ पे 427 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखो 432 के नीचे यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक साइडवेज मोमेंटम कर सकता है, लेकिन 427 अगर ये ब्रेक करता है तो वहां से वापस 420 और 418 के आसपास की रेंज ओपन होते देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल अभी भी सेटअप स्ट्रांग नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि मारुति तो मुझे अभी भी बहुत सारा वीक लग रहा है। अगर यहाँ से भी मारुति अगर लो तोड़ता है वापस कल के लो, तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। 8500 के आसपास के टारगेट मारुति में आते हुए देखने मिलेंगे। और टाटा मोटर्स में फिलहाल तो एक साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है तो 427 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे आता है तो 420 के आसपास आएगा और ऊपर में 432 एक इंट्राडे बेस पे एक रजिस्टर है। तो इस रेंज में मार्केट में ये ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। तो स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में काम करिए। एक काम करते हैं, अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की को फाउंडर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ गई हैं। पुनीता जी ग्लोबल मार्केट्स पर काफ़ी नज़र रखती हैं और काफ़ी इन्होंने मार्केट की काफ़ी साइकिल्स देखी हैं और उनको प्ले भी किया है। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय मार्केट पर क्या नज़रिया है आपका, क्योंकि एक थोड़ा सा व्यू ये बन रहा है कि इस महीने चाइनीज़ मार्केट ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और शायद वो वहाँ पर एक पैसा शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में आपका क्या व्यू होगा इंडियन मार्केट पर इस समय, कंसिडरिंग हम जो इस समय ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशंस पर? देखिए, इंडिया जो है एक चाइना की जो स्लो डाउन हुई है और चाइना का जो लॉकडाउन हुआ है उससे काफी इंडिया को फायदा हुआ था पिछले साल। और कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया की तरफ आए और कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सब तरफ से इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट आई है। पर अगर चाइना अब धीरे धीरे खोलेगा अपनी इकोनॉमी को, तो उससे कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वापस चाइना की तरफ देखेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्पैरिटी काफी हो गई है इंडिया और चाइना में। तो इसीलिए अगर आप लास्ट 1 मंथ में भी देखिए, चाइनीज हांगकांग मार्केट्स जो है और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी इंडिया से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शो की है। तो इंडिया एक सेफ हेवन माना जा रहा था, बिकॉज यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी भी ढंग से ही परफॉर्म कर रही थी। तो पर वैल्यूएशन जैसे आपने बोला वो एक रिस्क है, बट वैसे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो इंडिया के अभी भी स्ट्रांग है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। पुनीता जी, भारत में कितने दिनों के लिए रहेंगी अब जब आई हैं? तो अभी रहूंगी 1 और हफ्ता। हाँ, तो मेरा पूछने का मकसद यही था कि आपको चैनल चेक भारत की इकोनॉमी और ऑन ग्राउंड कितना एक्शन डिमांड के लिहाज से लेने का मौका मिलेगा या नहीं। तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। कहां पर आपको लग रहा है वो चक्के ज्यादा तेजी से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शायद एक सिग्नल भी होंगे इन्वेस्टमेंट साइकिल के? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, मैं कह रही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जी हाँ, तो स्लो डाउन तो थोड़ा हुआ ही है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 6 to 6.5% की रेंज में है, जो कि कभी 8% तक भी पहुंचा था। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी रिकवरी हो रही है, पर जहां पर लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं उतनी रिसेशन देखने को नहीं मिल रही। तो पर डिमांड अभी भी स्ट्रांग है कई एरियाज में, जैसे कि इंफ्रा में ये चैनल चेक से ये पता चल रहा है कि कई सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। कंपनीज जो है उनको बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पर वो संभाल नहीं पा रही, क्योंकि उनके पास में या तो कैपेसिटी नहीं है या लेबर फोर्स नहीं है। तो हम लोगों को वो फिल करना पड़ेगा गैप, जिसका जो कि वो ऑर्डर्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पाए। एक तो ये देखने को मिला है। दूसरा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं
वो बहुत सारी कंपनीज इंडिया को काफी सीरियसली देख रही हैं, क्योंकि चाइना में उनको कई प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर के R&D में, सॉफ्टवेयर में वो लोग इंडिया को काफी महत्व दे रहे हैं। ऑफिस स्पेस देखिए, आउटसोर्सिंग जो है, यूएस कंपनीज वो कई सारे ऑफिस स्पेस यहाँ पर डिमांड कर रही हैं, क्योंकि वो यहाँ और आउटसोर्सिंग करना चाह रहे हैं। तो और कंज्यूमर में भी क्रेडिट साइकिल में भी पिकअप नजर आया है। तो अभी तक इंडिया में ऐसे कोई ले ऑफ्स भी नहीं हुए हैं जो कि हमने यूएस में देखे हैं। तो हाँ, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से कहीं कहीं तो स्लो डाउन आएगा। रूरल एरिया में सुना है थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, पर कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अच्छी है। अच्छा पुनीता जी, एक जो इंडिया में पिछले 2-3 महीने में डिबेट रही है वो ये जो न्यू एज डिजिटल कंपनीज जो लास्ट ईयर के आईपीओज हैं उन पर रही हैं, उनमें सब में हमने अच्छा खासा एक करेक्शन देखा। करेक्शन क्या है, वन वे डिक्लाइन देखा। कई स्टॉक तो 70-75% गिर गए। लेकिन पिछले एक महीने में एक चीज़ नोटिस की है कि सारी ब्लॉक डील एब्जॉर्ब हो रही हैं और ये स्टॉक्स जो है अपने लोज नहीं तोड़ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो अब लोज से 20-25% की रैली भी दिखा चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं जहाँ पर आप इस समय इन्वेस्ट कर रही हैं, या फिर आपको लगता है कि कर सकते हैं इन्वेस्ट? हाँ, आई थिंक सिलेक्टिवली थोड़ा बॉटम फिशिंग देख सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी ये जो कंपनीज है इंटरनेट रिलेटेड है, और जैसे कि नैस्डैक में करेक्शन आई, यूएस में भी सारे इंटरनेट कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी क्रैश हुई हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी वही हमको देखने को मिला है। एंड अगेन मार्केट्स जो है काफी एफिशिएंट रहती हैं, जहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाती है, मनी फ्लोज वहीं की तरफ जाने लगते हैं। तो इन कंपनीज में ग्रोथ की प्रॉब्लम तो इतनी नहीं हो रही। तो और बस हाँ, फंडिंग इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं, बट ग्रोथ तो जैसे पहले थी वैसे ही है। बट थोड़ी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गई थी, इसलिए करेक्शन हो गई। तो कहीं कहीं पर अब वैल्यूएशन लोगों को रीजनेबल लगने लगी है। साथ साथ में अगर यूएस में भी फेड रेट हाइक एक लास्ट अभी आएगा और उसके बाद अगर पॉज हो गया, तो फिर जो टेक सेक्टर है जनरली वहां पर शायद, क्योंकि वैल्यूएशंस फिर थोड़ी रीजनेबल हो गई है, वहां पर फिर थोड़ी फ्लोज आ सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट 1 मंथ में देखना शुरू किया है। तो हाँ, इस सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अगर आपने पैसा लगाना हो इन न्यू एज लिस्टेड कंपनियों में, आप किसकी तरफ जाएंगे? कंज्यूमर टेक व्हिच वुड मीन नाइका और जोमैटो, या फिर फिनटेक जहां पर पेटीएम और पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां हैं? देखिए, जनरली तो ये सारी ही कंज्यूमर टेक ही हैं इन अ वे, बिकॉज फिनटेक हो, चाहे नाइका हो, चाहे जोमैटो हो, ये सारे ही कंज्यूमर्स को ही तो केटर कर रही हैं। तो इन सेक्टर्स में जनरली आपको कंपनीज को थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, उनकी ग्रोथ, फंडामेंटल्स, लेवरेज, फंडिंग को देखना पड़ेगा, बिकॉज इन कंपनीज को जनरली ग्रोथ के लिए फंडिंग की जरूरत रहती है। तो जिनके पास में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है, फंडिंग लाइंड अप है, वहां पर देखना जरूरी है। पर ग्रोथ ट्रेंड्स तो इंडिया के डेमोग्राफिक्स अभी सपोर्टिव हैं फॉर द ग्रोथ। ठीक है। तो पुनीता जी, इस मार्केट में अब लीडरशिप कहाँ पे है? क्योंकि पिछले एक साल में हमने क्लियर ट्रेंड देखा था कि बैंक्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था और डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था। पिछले 2-3 साल पूरी रैली आईटी की बदौलत आई थी। अब यहाँ पर 2023 में जब हम स्टेप इन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से मार्केट लीडरशिप कहाँ पर होगी? थोड़ा मेरे हिसाब से मिक्स्ड रहेगा, अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि अभी द फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है, क्रेडिट ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। तो वो सेक्टर में अभी भी मेरे ख्याल से सेफ्टी है, पर जितने रिटर्न्स इस साल आए हैं उतने शायद नहीं आए। टेक्नोलॉजी में आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फिर से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, कई सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया की तरफ काफी फोकस रख रही हैं, और गवर्नमेंट डिमांड भी आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो एनीवेयर जहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्ड आउट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ साथ रियल एस्टेट में भी, इन एरियाज में सीमेंट, इन एरियाज में भी शायद लीडरशिप बने, which includes capital goods. Okay.
क्योंकि अनुज का स्पेसिफिक सवाल बैंकों से जुड़ा हुआ था, तो सरकारी बैंक द लाइक्स ऑफ एसबीआई, पीएनबी, नॉट पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ आपका ज्यादा वेट रहेगा, या फिर आप क्लियरली उस कैंप में है जहां पर आपको भरोसा है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड द लाइक्स निजी क्षेत्र में ही ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और वहां पर ज्यादा रिटर्न रेशियो कंफर्टेबल है? मैंने दोनों में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि पीएसयू वैल्यूएशंस ज्यादा अट्रैक्टिव है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटर मैनेज रहते हैं, तो आई थिंक दोनों में ही एक मिक्स रखना चाहिए। पुनीता जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और एक हफ्ता आपने बोला आप रहेंगे इंडिया, तो बाकी अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो ऑल द बेस्ट और सेफ जर्नी टू यू। थैंक यू। चलिए, तो ये थी पुनीता जी। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट पर एक फटाफट नज़र दौड़ाते हैं हर्षिता, और बैंक निफ्टी डे हाई पर। देखिए, ये होता है कई बार जब मार्केट एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट मूड में होता है। मतलब एक सुबह एक व्यू ये बन रहा था कि शायद बैंक्स अंडर परफॉर्म करेंगे और बाकी निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी, लेकिन उल्टा हुआ, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी थोड़ा सा, हालांकि निफ्टी ने भी नीचे से आपको अच्छा मूव दिया है। नीचे से एक जो घुमा है निफ्टी, करीब 100 पॉइंट का आपको मूव दिया है। 18,585 या 90 मेरे ख्याल से लो था, और अब 18,682, तो वो एक सेकेंड राउंड ऑफ रिकवरी। और ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि एक टीजर है। थर्सडे को भी आपको ऑलमोस्ट इसी टाइप का मूव देखने को मिलेगा, वेडनेसडे थर्सडे को। और ये पूरा का पूरा मूव जो है वो एग्जिट पोल को प्रीएम्प्ट कर रहा है मार्केट, और उसका बेस्ट एग्जांपल है जिस तरीके से इंटरडे में आपने अदानी स्टॉक्स में रिवर्सल देखा है। सुबह काफ़ी नीचे थे स्टॉक्स और अब ऊपर आते हुए, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रिवर्सल। और मार्केट बढ़ते आज खैर पूरे दिन स्ट्रांग रही है। 3:2 का जो एडवांस डिक्लाइन है वो नॉर्मली काफ़ी पॉजिटिव होता है, और बैंक निफ्टी अब 43,300 पर। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 43,500 अगर इसने कल क्रॉस किया गैप अप में, तो बहुत तकलीफ होगी जो कॉल राइटर्स है उनके लिए। यहाँ पर इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स अनुज दिखा देते हैं जो बैंक्स में तेजी। एक तो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिल रही है, तो वो दिखा दीजिएगा प्लीज। निफ्टी बैंक के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो स्क्रीन पर लाइएगा, और फिर कुछ और छोटे काउंटर्स का हम जिक्र करेंगे। देखिए, एसबीआई जिसका हम जिक्र कुछ देर पहले कर रहे थे, और यहाँ पर 633 के लिए एक टारगेट भी आया। फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस ही रह गया है नीचे जहां पर दबाव देखने को मिला है। अब दूसरे जो बैंक जिन्होंने रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो लेकर आइएगा प्लीज आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये मुझे याद है मानस का ट्रेड था आज सुबह में, इनका टारगेट था करीब 6250 के आसपास का, 6120 तक का हाई इसने छुआ है, तो 60-50 पर इस समय अभी भी कारोबार कर रहा है। आरबीएल देखिए 2.25% ऊपर। कैथलिक सीरियन बैंक जो सीएसबी हम कहते हैं 224 के लेवल्स, वहां पर लगभग 2% का इजाफा। और कुछ और छोटे टिकट साइज के बैंक देखे तो आज जेएनके बैंक भी 50 रुपए पर आ गया है, 9% तक की तेजी इसमें। साउथ इंडियन बैंक में 5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे मोटे टिकट साइज के स्टॉक्स में भी काफी तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब नई पोजीशन अगर लेनी हो, शिल्पा बताइए इन छोटे बैंकों में कुछ आपको क्या पसंद आ रहा है? जी हर्षिता जी, सॉरी आप प्लीज थोड़ा रिपीट करेंगे, बीच में एक्चुअली आई वाज डिस्कनेक्टेड वॉल्यूम से, प्लीज रिपीट। नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बैंकों पर नजर डाल रही थी, दिग्गजों को छोड़कर मिड और स्मॉल कैप में अगर आपको कोई कंपेलिंग ट्रेड दिख रहा है, सीएसबी, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, सब में एक्शन है। एंड ऑफ कोर्स पीएसयू बैंकों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, क्या खरीदेंगी? जी एक्चुअली आज हमने लाइक प्रभुदास लीलाधर में सुबह भी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक सब में रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अभी के लिए मुझे तो लगता है जैसे कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तो स्ट्रेंथ दिखा ही रहे हैं, उसके नीचे अगर आपको ट्रेड करना है तो सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक बहुत अच्छा ट्रेड है। एक बार ये 200 के ऊपर तो फिर नए राउंड ऑफ मोमेंटम में आ जाएगा जहां पे टारगेट्स आपको 210, 225 तक भी एक्सटेंडेड मिलेंगे। तो सीयूबी ऑफ कोर्स इट्स नाउ वेरी वेरी सेफ एंड अ बेटर बेट इन पीएसयू इंडेक्स। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ इस समय ये स्टॉक भी। अच्छा, विकास जी को जाना है तो उससे पहले एक लास्ट कॉल ले लेते हैं उनसे। विकास जी, कोई फ्रेश आइडिया आपके दिमाग में आया जो फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड जिसे आप स्पॉट करना चाहेंगे? जी हाँ अनुज जी, देखो जैसे बैंक की बात करें तो मुझे फेडरल बैंक भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस हिसाब से उसमें आज पॉजिटिवली रिएक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 144 के टारगेट के लिए फेडरल को भी बाय करके जा सकते हैं। 132 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा अगर यहाँ पे बीटीएसटी के लिए लेके जाना है तो वेलकॉप मुझे अच्छा लग रहा है। वेलकॉप में कभी इमीडिएट बेस पे लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड मोमेंटम है, वापस से 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर में मुझे लगता है कि वापस 262 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 244 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकवर।
262 के लिए वेल्सपन कॉर्प, ये BTST ट्रेड आ गया है और फेडरल बैंक को आप इग्नोर ना करें, 144 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट फेडरल पर कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। मानस का 140 वाला कॉल लेने की सलाह थी। अच्छा मानस, ये IDFC फर्स्ट में एक बार दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि मानस ने से ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड करने की सलाह दी थी सुबह में। 60 का कॉल लेकर आइए, देखिए तो उसमें आज कितना ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक स्पाइक दिखाया इस पर्टिकुलर ट्रेड ने, 2.5 के आसपास आ चुका है। मानस, होल्ड करना है ये ट्रेड? होल्ड करना है। देखिए हालांकि आज कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट में वॉल्यूम से मेरा समझना है कि शायद 1 से 2 दिनों में हमें 65 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक में आपको अपनी पोजीशन बना के रखनी है। मॉर्निंग मैंने 58.9 की बात की थी स्टॉप लॉस के लिए, तो स्टॉप लॉस वही रहेंगे, उस स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। और 60 का कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस 1.9 थे, तो वही रहेंगे और 5 के टारगेट रहेंगे। ओके चलिए 2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक SRF का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। SRF में एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय, और उसके अलावा बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी खासी मूव अब स्टार्ट हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों आ गए हैं अब डे हाई पर। वो जो मूव स्टार्ट हुआ था HDFC बैंक में, अब वो पर्कुलेट हो रहा है कोटक में। कोटक इस समय करीब 0.5% ऊपर, लेकिन डेज लो से काफ़ी ऊपर। और उसके अलावा SBI ये भी एक मूव दिखा रहा है। गाबा जी, कोटक हर बार कोशिश करता है 2000 क्रॉस करने की, कर नहीं पाता है। इस मूव में लग रहा है आपको कि करेगा 2000 क्रॉस? 2000 शायद ना करे, हो सकता है कर ले, लेकिन अपमूव कल है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बिल्डअप बना है कोटक में, उसके हिसाब से लगता है 1920 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कोई अब भी ले जाता है BTST के तौर पर, तब भी एक अपमूव मिलेगा। बेचना चाहिए 1960 के ऊपर के आसपास, पैसा तो बनेगा। 2000 का फिर देखेंगे कल या परसों, 2000 का बाद देखेंगे। अच्छा एक बार जरा ऑटो इंडेक्स का चार्ट लेकर आइए। पिछले 2-3 दिन से हमने इसमें थोड़ी सी वीकनेस देखी थी। आज सुबह भी जब स्टार्ट हुई थी ट्रेड तो 2-3 स्टॉक्स नीचे आए थे, जैसे TVS मोटर जैसे स्टॉक्स थोड़े से नीचे आए थे। लेकिन इस समय एक लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा मूव आप देख रहे हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स में, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में। जैसे अशोक लेलैंड हो गया, अशोक लेलैंड का एक बार चार्ट लेकर आइए इंट्राडे। अशोक लेलैंड में एक फ्रेश मूव है, और आयशर मोटर्स में भी एक फ्रेश मूव इस समय। मानस, ये दोनों स्टॉक्स देखिए एक बार जरा, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स, इन दो में से कोई भी स्टॉक, इसकी कोई कॉल या फ्यूचर आप पिक करना पसंद करेंगे इस समय? देखिए अशोक लेलैंड में तो मैं नहीं समझता कि अभी खरीदारी करनी है। हालांकि स्टॉक कोशिश कर रहा है बेस बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन तो 152 रुपए के ऊपर ही आएगा। और आयशर में मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, 3375 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इस बाउंस बैक पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हायर लेवल पे सेलिंग देखने को वापस मिल सकती है, तो इन दोनों स्टॉक में किसी में भी बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। इस समय खरीदने की सलाह नहीं। इनफैक्ट आयशर पर सुबह मानस ने काफी क्लियरली कह दिया था कि अभी कन्विक्शन नहीं है। हाउएवर आयशर पर शिल्पा को थोड़ा सा एक्शन दिख रहा था, 3410 के आसपास तक के टारगेट्स इन्होंने दिए थे। BTST शुरू करें हम? BTST कर सकते हैं, कर लेते हैं, या फिर यतिन को जोड़ लेते हैं यार, उसके बाद जाते हैं। अच्छा यतिन जब तक आते हैं तब तक 1-2 और ट्रेड्स शुरू करते हैं, फिर BTST की तरफ बढ़ेंगे। फ्यूचर्स में आप ध्यान दीजिएगा, जो तेजी पकड़ रहे हैं कुछ और काउंटर्स, उसमें एक तो चंबल फर्टिलाइजर, और चंबल का जिक्र मुझे याद है सुबह में शायद राजेश सातपुते कर रहे थे। विकास ने कुछ देर पहले UPL पर एक व्यू दिया। अमित सेठ, ये चंबल, JSFC जैसे कुछ ट्रेड्स आप लेने के पक्ष में है क्या? जी हर्षिता मैम, चंबल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक इसमें हायर लो बना है। द ओनली थिंग इज कि इसका लगभग 50 डे में आता है 310-311 के आसपास। अगर किसी की पोजीशन है तो वो डेफिनेटली बने रहे इसमें। 315 से 320 के टारगेट देख सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 306। फ्रेश पोजीशन अगर किसी ने बनानी है तो एक बार अगर 312 का लेवल्स कैश में क्रॉस हो जाते हैं तब एक फ्रेश इसमें पोजीशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है। ओके चंबल फर्टिलाइजर, सुबह सुबह से मोमेंटम है आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। चंबल भी एक काफ़ी टॉप गेनर्स में है। उसके अलावा UPL नॉट स्ट्रिक्टली इन दैट कैटेगरी, लेकिन ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट। GNFC सुबह थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा था। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप मोमेंटम देख रहे हैं, लेकिन और कहाँ मोमेंटम है या फिर कहाँ पर डीलर्स रिकमेंड कर रहे हैं पोजीशन बनाने के लिए, यतिन से पूछ लेते हैं डीलिंग रूम चेक में। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए 2-3 स्टॉक्स ऑब्वियसली जो आज डीलिंग न्यूज में डिस्कस हो रहे हैं वायदे बाजार में, उनमें सबसे पहले है बजाज फाइनेंस। देखिए यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ रहा है दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक कंपनीज के मुकाबले। और यहाँ डीलिंग न्यूज का अब मानना है कि यहाँ जो FII की बिकवाली थी वो शायद अब थम गई है,
और शायद यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है लगभग 6800 से लेके 6850 तक के लेवल्स तक। तो यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल वो अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस शायद एफआईआई की सेलिंग के थमने के बाद थोड़ा एक बाउंस दे सकता है, उसी थीसिस पे यहाँ खरीदारी हो रही है लोअर लेवल्स पे। और दूसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6-7% का इजाफा हुआ है। दिसंबर फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ डीलर्स बीटीएसटी ट्रेड ले रहे हैं। इनफैक्ट उनको लगता है कि स्टॉक में 25 से 30 रुपए की अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलनी चाहिए। 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में उनको लगता है कि काफी अच्छी बाइंग फ्लोज यहाँ देखने को मिलनी चाहिए। तो दोनों ही बजाज फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशंस में डीलिंग रूम सिलेक्टिव पोजीशंस ले रहे हैं। बजाज फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशंस में आज ओपनिंग के बाद कुछ रफ्तार दिखी थी, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, सिर्फ 0.5% के गेंस। और कविता जैन ने इस पर एक व्यू दिया था कि 1380 तक के लेवल्स टाटा कम्युनिकेशंस में आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक इस समय आपको 1300 के करीब ट्रेड करता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन राइट, नॉट कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो कंज्यूमर, वो गलती से कंज्यूमर प्रोडक्ट पिक हो गया था, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भरोसा इस समय डीलिंग रूम से आता हुआ। चलिए अब यहाँ से किक ऑफ करते हैं BTST STBT का सिलसिला। अमित बताइए क्या ट्रेड रहेगा? हर्षिता मैम, मुझे बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग से इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है और इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे अच्छा है। 1196 का इसका प्राइस है, 1220 के टारगेट रहेंगे और 1182 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1182 का स्टॉप लॉस, 1220 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक का। ये इस समय एक बाय की कॉल, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड इंडसइंड बैंक पर इस समय अमित सेठ की तरफ से। शिल्पा जी, आपकी BTST ट्रेड? जी मेरा रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, 724 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स रहेंगे 737 एंड 745, स्टॉप लॉस 710। ओके, तो 737, 745 के लिए मैक्स फाइनेंशियल में तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरा फाइनेंशियल काउंटर इंडसइंड के बाद आता हुआ। गाबा साहब, आप क्या पिक कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा ये स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है 616.80 पैसे में। मुझे लगता है 625 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 613, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय। तो 3 फाइनेंशियल स्टॉक्स, या तो 2 बैंक्स और एक NBFC। मानस, आप कुछ अलग चूज कर रहे हैं या आपका भी फाइनेंस स्पेस सही है? नहीं, मैं अलग चूज कर रहा हूँ और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मेटल स्पेस। तो देखिए, आज हिंडाल्को में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी, करीब 4% ऊपर है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह के वॉल्यूम, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, उसको देख के तो लगता है कि करंट लेवल से भी 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में नहीं, लेकिन ऑप्शन में 480 का कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे। 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 3 रुपए 4 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ जिस तरह का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 रुपए का आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 25 रुपए 26 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो हिंडाल्को का 480 का कॉल ऑप्शन लेंगे 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 25 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 480 का कॉल, 25 का टारगेट आप लेकर चले। इस समय करीब करीब ये 1570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बार आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब बचे शरद। शरद, क्या ट्रेड रहेगा? इंडसइंड बैंक में भी अच्छा लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर 2 टाइम प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो यहाँ से 200-300 रुपए की और अपसाइड बनती है। तो इंडसइंड बैंक काफी डिसेंट बैठे हैं वैल्यूएशंस। इंडसइंड बैंक पर एक्चुअली काफ़ी लोगों का अब थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है वापस। और ये स्टॉक जो है अब इस समय अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करीब है। इनफैक्ट एक बस अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो नोटिस करेंगे, खैर पोस्ट कोविड में तो ये 200 रुपये तक गिर गया था, तब काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ गया था मार्केट में इस स्टॉक को लेकर। लेकिन ये इस साल का चार्ट देखिए, करीब करीब 31% का मूव। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का शायद सबसे टॉप गेनर्स में से एक रहा है इंडसइंड बैंक का। तो ये एक ज़बरदस्त मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। निफ्टी अब आ गया है ग्रीन में हर्षिता, और 18,700 की तरफ वापस जाते हुए। तो ये क्लियरली एक, देखिए क्या ज़बरदस्त मार्केट है। बाय ऑन डिप्स पहले घंटे में इसने आपको अच्छा, आज यूट्यूब लाइव जब मैं और नीरज जी कर रहे थे तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। उसमें किसी ने मुझे पूछा था कि हालांकि मैंने सुबह बोला था कि अगर गैप अप के साथ खुले तो ना लीजिए, लेकिन फिर भी किसी ने ले लिया था। उसके बाद जब हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे तब तो मार्केट काफ़ी डाउन था, तो उन्होंने पूछा था कि अब क्या करें। तो ये देखिए कितनी
फॉरगिविंग मार्केट है, मतलब अगर आप उसमें गलतियां भी करते हैं तो मार्केट उसको इग्नोर कर देता है। मतलब आज सुबह अगर आपने लिया होता, अब एक टाइम पे आपको लग रहा था कि आप फंस गए, लेकिन फिर भी मार्केट अब डेज हाई पर, तो आपको एक बेल आउट कर रहा है मार्केट। तो ये बुल मार्केट्स होती हैं, ये बुल मार्केट्स काफ़ी फॉरगिविंग होती है, इसमें ये बिल्कुल आपकी सारी गलतियां माफ़ करती है इनफैक्ट। और इसके लिए बुल मार्केट कहते हैं कि सेल योर मिस्टेक्स इन बुल मार्केट एंड बाय योर रिग्रेट्स इन बेयर मार्केट। तो अभी एक बुल मार्केट है, इसमें अगर आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं जो आपको लग रहा था एक साल पहले कि नहीं लेने चाहिए थे और वो आपको एक अच्छा एग्जिट का मौका दे रहे हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। एक बार जरा अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, ये क्लियर कट एग्जांपल है आज किस तरीके की मार्केट रही है। एक फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा एक फॉल्स ब्रेकडाउन मार्केट में, और सेकेंड हाफ जिसमें मार्केट कल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये जो मार्केट में आप मूव देख रहे हैं, ये मार्केट बेसिकली कल एक गैप अप के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और वो गैप अप कैसे आएगा? अगर एक एग्जिट पोल्स में एक बहुत ही बढ़िया एक आपको मेजोरिटी दिख जाए, मान लो बीजेपी के लिए गुजरात में। देखिए हिमाचल इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट गुजरात है क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, प्लस वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का होम स्टेट है। इसके लिए वो वहाँ का एक रुझान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट अब इसीलिए उस तरीके की पोजीशन बना रहा है। और अनुज, आज की रिकवरी क्लियरली उस डोमेस्टिक ट्रिगर पर ही है जो एग्जिट पोल आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप नजर डालेंगे यूएस के फ्यूचर्स पर तो लगभग 100 पॉइंट नीचे डाउ है, 25-30 अंकों की गिरावट पर नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। तो उसको कंप्लीटली नजरअंदाज किया हमने, और इसी बड़े डोमेस्टिक इवेंट पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। 3 दिन के लिए मार्केट का फोकस सिर्फ डोमेस्टिक है, क्योंकि एक तो कल एग्जिट पोल, उसके बाद परसों मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम वेडनेसडे को, और थर्सडे को एक्सपायरी प्लस एक्चुअल आउटकम ऑफ द रिजल्ट। इन 3 दिन तक देखिए, अनलेस यूएस मार्केट में कंप्लीट कैपिचुलेशन हो जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए डाउ, वो एक अलग बात है। अगर वो ना हो तो अगले 3 दिन के लिए आप यूएस मार्केट ना भी देखें, इनफैक्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दें तो भी चलेगा। और मतलब मार्केट में सिर्फ यूएस मार्केट देखने के लिए ना जाएं, वर्ल्ड कप देखने के लिए जाएं तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रात को 12 बजे हो रहे हैं, 12:30 बजे, तो उसके लिए जागे भले ही डाउ देखने का कोई फायदा नहीं है अगले 3 दिन तक, पूरी की पूरी मार्केट। और यही कारण है आज शायद कि आईटी इतना नहीं चला जितना बैंक्स और बाकी सब चले, क्योंकि आज मार्केट का फोकस पूरा का पूरा फ्रेश डोमेस्टिक इकोनॉमी रहा है। रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट में क्या जबरदस्त तेजी आ रही है, इसमें डीएलएफ का स्टॉक वो आपको तेजी दिखा रहा है। ग्लोबल मूव से सिर्फ मेटल स्टॉक्स जो चाइना से रिलेटेड है सिर्फ वो मूव किए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। एक्चुअली अब बात करते करते इवन कुछ आईटी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, इन्फोसिस ग्रीन में आ रहा है। हाँ जी हाँ, निचले स्तरों से इनफैक्ट आधे % तक की रिकवरी देखने को मिली है, बस बोलने की देरी थी। तो जो मार्केट में मोमेंटम आया, अब देखिए 18,716 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। 259 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक खड़ा है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और मिड कैप इंडेक्स भी अब 90 पॉइंट ऊपर आ चुका है। अब आईटी का जिक्र करते हैं। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस लेकर आइएगा, ये निचले स्तरों से करीब आधे % अपनी चाल को सुधारने में लगा है। टीसीएस में भी रिकवरी आ रही है, करीब 0.36% तक के पुल अप देखने को मिला है। और साथ ही आप नजर रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी, क्योंकि सुबह में जब मार्केट टूटा था और हम तेजी से फिसलने लगे थे 600 की तरफ, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रेशर आ रहा था। रिलायंस में भी बहुत मामूली सी रिकवरी आई है, अभी भी आपको 1% नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा बहुत माइन्यूट 0.3% तक की पुल अप देखने को मिल रहा है। तो कोशिश हो रही है उन मंदी के सौदों को काटने की, कुछ तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की। लेकिन ये रिवर्सल गावा साहब इन्फोसिस पर क्या आपको लग रहा है कोई सिग्नल दे रहा है कि अब स्टॉक शायद चल सकता है नियरली 1642 के लेवल्स पर? मैं कहूंगा इन्फोसिस बाई मोड पर है, डिप दिया, डिप पे बाइंग डिप है, खरीदना चाहिए। आज के लो का स्टॉप लगाना चले इन्फोसिस का, बस ट्रेड कर रहा है 1643, स्टॉप होगा 1625-30, बस ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कल 1660 से 1670 तक जा सकता है इन्फोसिस, अप्रूव मिल सकता है इन्फोसिस में, यस, और बाइंग का कैंडिडेट भी है इन्फोसिस। एक बार जरा वो ऑप्शंस के कुछ 2-3 चार्ट्स में देख लेता हूँ। एक, क्योंकि जो सुबह 18,700 की कॉल पर राइटिंग हुई थी कि वो अभी भी आपको हैरानी होगी जानकर कि मोस्ट कॉल्स के ओपोनेंट के प्रीमियम जो है वो डाउन है मार्केट ग्रीन में आने के बाद भी। तो अभी भी कॉल राइटर्स को ये यकीन है कि ये जो मार्केट में मूव्स हैं ये दोनों साइड 2 साइडेड मूव्स रहने वाले हैं। इनफैक्ट 18,700 की जो कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट अभी भी करीब 32 लाख इन प्लस है, और 18,800 की जो कॉल है उसमें भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप है। अभी मतलब कुछ ज़्यादा बहुत कवरिंग आपको देखने को नहीं मिली। कवरिंग आपको देखने को मिल रही है एक थोड़ी सी 18,800 की कॉल में, वो थोड़ा सा एक जो मंथ एंड की कॉल है, लेकिन
आज की कॉल देखेंगे, मतलब इस वीक की कॉल देखेंगे तो अभी भी बिल्डअप है। हालांकि आप वो क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो बिल्डअप 1 करोड़ से ऊपर का हो गया था हर्षिता, वो अब करीब करीब 60 लाख का रह गया। तो जब से हमने ये शो शुरू किया है तब से करीब करीब 40 लाख शेयर कट हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। वो ये 2 स्ट्राइक 18,700 और 18,800 दोनों में 1 करोड़ प्लस का ओपन इंटरेस्ट था जब हमने शो स्टार्ट किया था। अब वो थोड़ा सा रह गया, 84 लाख के करीब रह गया। और ज़बरदस्त, और मिड कैप में तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय आपको देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर। आदित्य बिरला कैपिटल एक नॉन स्टॉप तेज़ी है इसमें। ये तेज़ी स्टार्ट हुई थी जब से वो विशाखा मुलेज ने ज्वाइन किया था कंपनी, और उसके बाद से इसमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। शरद जी, ट्रैक कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक को? आदित्य बिरला कैपिटल काफ़ी टाइम से कई लोगों का मानना रहा है कि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन इसने जस्ट परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन पिछले 1-2 महीने में इसमें ज़बरदस्त ट्रैक्शन है। ट्रैक करते हैं, हमारे पीएमएस में हमारी होल्डिंग भी है स्टॉक में। हमें लगता है ये मैनेजमेंट चेंज के बाद जिस तरीके से वो ऑन द ग्राउंड चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये जो मेन बिजनेस है इनका लेंडिंग एक्टिविटी वाला, वहां पे ये टर्न अराउंड क्रिएट करते हैं, तो काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको लगभग 2-2.25 का प्राइस टू बुक अवेलेबल हो जाए मेन बिजनेस के लिए, जो अभी करीब 1.5 या 1.6 के आसपास है। तो वो रेटिंग अपने आप में काफी होगी। तो हमारा जो फेयर वैल्यू था वो लगभग 180-200 के आसपास आ रहा था स्टॉक पे, और चूंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है और जो क्लीन अप एक्सरसाइजेज विद इन द ग्रुप होनी वगैरह थी वो सब लगभग हो गई हैं, तो और यहाँ से आगे लेंडिंग स्पेस और आपका एनबीएफसी स्पेस के लिए भी व्यू काफी स्ट्रांग है। तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए इस स्टॉक में, और मैनेजमेंट परसेप्शन की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो भी नए मैनेजमेंट के आने के बाद काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकती है। फेयर वैल्यू 180 से 200 के हिसाब से फर्स्ट लेग पे है हमारी। तो ये फिलहाल आपके लिए एबी कैपिटल, जहां पर बढ़िया ट्रेंड तेजी का बनता दिखाई दे रहा है, 4% ऊपर। अच्छा, वरुण बेवरेजेस आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। लगभग हर ऑल्टरनेट डे स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिलती है, और जब से वो MSCI में एडिशन हुआ है इसका, तब से स्टॉक क्या रफ्तार दिखा रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा 1 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कहां से पोजीशंस बढ़ती हुई देखने को मिली। आज 1354 तक के लेवल्स साफ नजर आने लगे हैं। ये स्टॉक आज देखेंगे तो 128% के रिटर्न्स पर बैठा है ईयरली, और मुझे याद है फंडामेंटली इस पर आशीष महेश्वरी, हमारे राजेश अग्रवाल साहब, सबने बाय कॉल्स दिए थे। लेकिन अमित सेठ, ये वरुण बेवरेजेस का चार्ट चेक देखिएगा और बताइए अब यहाँ से आगे अगला लेवल क्या रहेगा। ये तो 52 वीक हाई पर है जी। हर्षिता मैम, वरुण बेवरेज एकदम एक क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 3 दिन पहले हमने इसमें एक ब्रेकआउट देखा था, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, 2 से 3 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। आज अगर ये 1360 के ऊपर क्लोज होता है तो एक फ्लैग का इसमें ब्रेकआउट है, तो जिनकी पोजीशंस है वो बने रहे। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करनी है तो 1356 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, क्योंकि ये पोजीशनल ट्रेड रहेगा, 1320 का रहेगा, और टारगेट्स इसमें हम आने वाले दिनों में 1420 से 1430 के देख सकते हैं। ओके, अच्छा खासा मूव इस समय इनफैक्ट वरुण बेवरेजेस में आता हुआ। कई कैश स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में भी एक ज़बरदस्त मूव इस समय NMDC एक बार लेकर आई है। और सारे के सारे मेटल स्टॉक्स एक्चुअली सुबह से ऊपर हैं, लेकिन अब जो पार्टिसिपेट पहले नहीं कर रहा था सुबह, वो स्टॉक्स जुड़ते हुए इस लिस्ट में। तो NMDC में एक फ्रेश मूव इस समय आता हुआ यहाँ पर। गाबा जी, NMDC में कोई फ्रेश व्यू इस समय आपका? बिल्डअप तो बहुत पॉजिटिव है NMDC का, लेना चाहिए। इसमें भाग रहा है तो ये इसका एडवांटेज लेना चाहिए। BTST तौर पर 122 का स्टॉप लगाइए, बस ट्रेड करा है 123 पे, कम से कम 125 नजर आता है। मोमेंटम है, पुल आउट होगा इसमें NMDC। अच्छा, मोमेंटम है करूर वैश्य बैंक में। एक बार करूर वैश्य बैंक का चार्ट लेकर आइए। एक्चुअली इसने काफ़ी अभी रिसेंट 3-4 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये देखिए, ये लास्ट के 10-15 मिनट का मूव देखिए, एक वापस 100 की तरफ जाता हुआ 100 रुपये का इस समय एक मूव आता हुआ। एक काफ़ी स्टॉक है जिस पर काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने बेट्स लिए हैं। मुझे याद है राकेश झुंझुनवाला जी की काफ़ी होल्डिंग है इसमें, लेट राकेश झुंझुनवाला जी, उनकी काफ़ी होल्डिंग है। और उसके अलावा जब हमने एक इंटरव्यू किया था उसमें मधु जी ने भी इस पर काफ़ी अच्छा एक बुलिश रिकमेंडेशन दी थी। शरद जी, आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक करूर वैश्य बैंक? नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में करूर वैश्य बैंक तो नहीं है। व्यू आपका इस स्टॉक पर फंडामेंटली? बेसिकली वही मर्जर टेकओवर वाली स्टोरी आती है तो थोड़ा बहुत रिवाइवल आता है स्टॉक में।
बट जैसा इंडिया की ट्रैजेक्टरी है, किसी भी बैंकिंग यूनियन से नेगोशिएट करके, अलाइजन करके एक बैंक का टेक ओवर होना इतना सिंपल रहा नहीं है। तो मेरे हिसाब से पिछले 5-7 सालों से ये लगातार इसमें यही स्टोरी आती है कि शायद टेक ओवर हो जाएगा, बट जब तक वैसा कुछ मटेरियलाइज नहीं होता, कोई सब्सटैंशियल री रेटिंग होने की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। नॉर्मल बैंक के साथ जो ग्रोथ आएगी वही रहेगी। फंड के प्राइस टू बुक पे आपको लगभग स्टॉक अवेलेबल है, तो बहुत महंगा भी नहीं है। बट अनलेस एंड अनटिल टेक ओवर से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन आता है, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी कुछ स्टॉक में चेंज होगी। चलिए एक काम करते हैं, आप जरा एक वायदा बैंड्स में कौन से स्टॉक्स जा सकते हैं और कौन से स्टॉक्स वहाँ से बाहर आ सकते हैं, इस पर एक नज़र रख लेते हैं। एक तो GNFC 120% इसमें पोजीशन हो गई है। सुबह से स्टॉक में मोमेंटम था, हालांकि अब थोड़ा हल्का हुआ है ऊपर के लेवल से, लेकिन ये बैंड में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस समय 600 रुपये के आसपास GNFC का रेट, और यहाँ पर 120% पोजीशन हो चुकी है, तो ये शायद बैंड में जाएगा। बैंड से बाहर क्या आ सकता है? PNB तो डेफिनेटली आना चाहिए। 78% इस समय पोजीशन PNB में। 85% के नीचे बैंड में आ जाता है, बैंड से बाहर आता है। 95% के ऊपर बैंड में जाता है, और 85 to 95 में वो नॉर्मली कुछ मूव नहीं होता, क्योंकि फिर वो एक ही दिन बैंड से बाहर आए फिर वापस बैंड में आ जाए, इसकी थोड़ा एक्सचेंज अवॉइड करने की कोशिश करता है। डेल्टा कॉप भी बैंड से बाहर आ सकता है। 82% डेल्टा कॉप में पोजीशन है। लेकिन देखिए फिर वही चीज़, आज BHEL बाहर आया था बैंड से, और आपने देखा क्या उसका मूव रहा स्टॉक का। तो ये एक अच्छा 80%, नॉट 85% नहीं, 80% से नीचे। तो डेल्टा कॉप शायद अभी भी बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन PNB आना चाहिए। PNB के साथ ज़्यादा चांसेस साफ दिखाई दे रहे हैं, और PNB भी चला है अनुज। यही सिचुएशन हुई है जैसे भेल चला, भेल जितना नहीं चला PNB, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्शन रहा है इसमें। अच्छा, एक तो और काउंटर्स, एक तो आज की जो पूरी रिवर्सल आई है ना, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस को दोबारा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि याद रखिए ओपनिंग के 5-10 मिनटों में ही स्टॉक की धुलाई होना शुरू हुई, खूब तेजी से इसे नीचे खींचा। मुझे याद है 39.28 पर खुला, फिर 38.10 तक का इसने लो बनाया, और वहां से इसको दोबारा ऊपर खींचा गया है। 39-36 के आसपास ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी साइकिल आज के आज ही प्ले आउट होती हुई दिखाई दी है। इस पर जाते जाते शिल्पा एक बार व्यू देंगी प्लीज। अज्यूमिंग किसी ने सुबह में मिड आफ्टरनून के आसपास इसे शॉर्ट किया, वो बुरे फंसे हैं। तेजी वाले ट्रेड्स तो अभी भी संभल गए इस रिवर्सल में, लेकिन अब व्यू है क्या आज के इस रिवर्सल के बाद? जी, अदानी एंटरप्राइजेस जैसा आपने बोला सुबह से एक अच्छा रिवर्सल भी ले लिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई अभी तक भी शॉर्ट है तो 4020 का फ्यूचर्स में, अगर आप आपके लेवल्स मैं बताऊंगी, 4020 के स्टॉप लॉस से आपको इस अगर आप शॉर्ट साइड में है तो आप बने रहिए, लेकिन अगर वो हो जाता है क्रॉस फिर देन इट इज अनस्टॉपेबल। आपको टारगेट सिर्फ 4200 4300 पता नहीं, गॉड नोज व्हाट, बट अपसाइड ही मिलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा भाजपा, ये बैंक निफ्टी का मूव काफ़ी सिग्निफिकेंट है एक्चुअली, उसका मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। पिछले 3-4 दिन से अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी, और लगातार हम उसकी बात भी कर रहे हैं कि इस महीने बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा लास्ट के कुछ टाइम में थोड़ा बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन आज का ये जो मूव है ये बैंक निफ्टी को मंथ टू डेट पॉजिटिव में ले गया है, और तो ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी 50 अभी भी मंथ टू डेट नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव में आया है। और एक और जो चीज़ हो रही है इसमें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 43,515। वो जो उस दिन ओपन हुआ था सीधा 43,515, 500 हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल था, वहाँ से 515 से वो घूमा था। अब अगर कल गैप अप मिलता है अगर 43,515 क्रॉस होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये 1 दिसंबर का जो हाई था, तो आज के मूव को, क्योंकि आज का मूव फ्रेश मूव है, 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद का एक फ्रेश मूव है, आज के मूव को मैं बहुत सिग्निफिकेंटली ले रहा हूँ। वो जो पिछले 3-4 दिन से हम बोल रहे हैं कि शायद निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, पहला इंडिकेशन है कि शायद लीडरशिप वापस बैंक निफ्टी की तरफ जाने को तैयार है। जो अब तक हम देख रहे थे, नवंबर में पूरा महीना हमने देखा था बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस थी, आज का मूव सिग्निफाई कर रहा है कि शायद वो वापस बैंक निफ्टी लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। चलिए, तो निफ्टी बैंक ही आगे तेजी की पोजीशंस को और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। क्या जाते जाते निफ्टी बैंक में एक लॉन्ग का ट्रेड जोड़ेंगे आप मानस? फिर डेफिनेटली लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम क्लोजिंग बेस पे देखें तो मेरे ख्याल से पिछले जो 7-8 कैंडल्स आपको दिख रही है, सबसे बेहतर क्लोजिंग आज की क्लोजिंग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद आपको शायद 400 से 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी का 43,500 वाला कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे। मैं 29 दिसंबर वाले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो 43,500 के कॉल ऑप्शन को लेके जाएंगे। 650 रुपए के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस 550 के आसपास लगाने हैं और 900 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके, तो ये देखिए आपके लिए वो ऑप्शन जो दरअसल मानस ने पिक किया है, 900 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। मोमेंटम तो क्लासिक देखा गया है आज निफ्टी बैंक में, जिस तरह का रिवर्सल देखने को मिला। आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े बैंक को पार्टिसिपेट करते देख रहे हैं आज के दिन। HDFC बैंक करीब पॉजिटिव टेरिटरी में 1600 के ऊपर आता हुआ। SBI में आप देखेंगे 1.5% तक का इजाफा। आप ICICI बैंक देखिए, वहां पर 933 तक के लेवल्स। इंडसइंड जिसका एक पिक आया ही है 1195 पर क्लोज होता हुआ। एक्सिस पीछे रह गया लेकिन आधा % ही नीचे, 900 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। इधर गाबा साहब बताइए, ये एक्सिस चार्टिकली कुछ रिवर्सल की तरफ बढ़ेगा या नहीं? एक्चुअली बैंकिंग क्षेत्र तो अच्छा लगता है। हाँ, एक्सिस बैंक थोड़ा साइडवेज है। इसका मतलब ये कि पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले, लेकिन कहां पर खरीदना चाहिए एक्सिस बैंक, वो जगह ढूंढनी चाहिए। जब ये 905 पार कर लेगा, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बाय एक्सिस बैंक। वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा, फिर वो जाकर 915 तक ले जाएगा। लेकिन 905 पास करना जरूरी है, शायद ओपन में खुल जाए। स्टॉप उस समय बहुत टाइट होगा, ज्यादा नहीं, 3-4 रुपए का स्टॉप होगा। एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए। बाय मोड पर है लेकिन साइडवेज है, थोड़ा फटीग नजर आता है। पार करना 905 जरूरी है। 905 पार करना जरूरी है। करीब 5 मिनट बाकी है मार्केट क्लोजिंग में, तो एक रैप अप स्टार्ट करें। इससे पहले कुछ 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं और कुछ फ्रेश कॉल्स यहाँ पर लेने की फिर कोशिश करते हैं। इन्फोसिस क्लियरली एक थोड़ा सा मूड में है वापस एक हाइस की तरफ जाने के लिए, और उसके अलावा ONGC, ये 2 स्टॉक्स हैं जो क्लियरली लार्ज कैप स्पेस में स्टैंड आउट करते हैं। ब्रॉडर मार्केट में हम ऑलरेडी करूर वैश्य बैंक की बात कर चुके थे। एक साउथ इंडियन बैंक में भी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है, वहाँ पर भी एक इस समय एक स्टॉक में मूव, और JNK बैंक इस समय करीब 10% ऊपर, तो काफ़ी अच्छा मूव इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक मानस, एक ये जो आपने कॉल दी थी हिंडाल्को पर, इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा। आप नैल्को का चार्ट देखिए एक बार, नैल्को में भी सिमिलर मूव एक्सपेक्ट करेंगे या फिर आपका कॉल हिंडाल्को तक रिस्ट्रिक्टेड था? देखिए, बहुत सारे मिडिल काउंटर चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं और उन्हीं में से एक नैल्को भी है। हालांकि नैल्को में अगर हम इंटरडे सेशन में देखें तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली जिस तरह हिंडाल्को में देखने को मिली है। बट फिर भी क्योंकि ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स है, मेरा समझना है कि पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 79 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 200 मूविंग एवरेज रहेगा जो कि 83 रुपीज के आसपास है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नैल्को में 83 के टारगेट के लिए मौका है, जाते जाते आप ट्रेड ले सकते हैं। वेरी क्विकली, हिंडाल्को में जिस तरह का मूव देखने को मिला, आपने कहा नैल्को में तेजी बनती दिखाई देगी। अब L&T जाते जाते थोड़ा सा अपना एक्शन दिखा रहा है। अमित, L&T पर नजरें गई हैं क्या आपकी? क्या ये कल थोड़ी सी और अपनी मजबूती अगर हासिल कर लेता है तो फिर क्या 2100 की तरफ अटेम्प्ट दोबारा होगा? अक्षता मैम, L&T का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। स्टॉक इज डेफिनेटली पोजिशनली भी हेडेड हायर। थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है स्टॉक 2 से 3 दिनों का, लेकिन एवरीथिंग इज इंटैक्ट। एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आप 2060 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार ये वापस से 2120 से 2140 के लेवल्स वापस दिखाएगा L&T। 2120 2140 तक के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं L&T में। थोड़ा सा विराम ले रहा है ये काउंटर। चलिए अब वॉल की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर आपको दिखाई देगा आज की चाल कैसी रही। वैसे निफ्टी जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया था और 18716 तक के लेवल्स पहुंचे थे, आखिर में फिर मुनाफा वसूली आई 18693 के लेवल्स पर, लगभग 2 पॉइंट नीचे, एकदम फ्लैट क्लोज लेकिन आपको दिखाई देगा। वॉलेटाइल जरूर रहा है इंडेक्स, लेकिन रिकवरी देखने को मिली है डे लो से, और लगभग 100 पॉइंट तक की रिकवरी देखी गई, क्योंकि 18591 आज का डे लो था ओपनिंग पर। निफ्टी बैंक की चाल मजबूत होती हुई लगभग 200 पॉइंट का इजाफा, और यहाँ पर ये ट्रेंड दरअसल मजबूती की तरफ काफी तगड़े तरीके से बैठता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप्स थोड़े से कंट्रोल में थे, 75 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी IT का ज्यादा भाग नहीं था आज। यहाँ पर मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। आप देखिएगा, एक तो मेटल इंडेक्स तेजी में, मेटल का हमने देखा है अच्छी खासी खरीदारी नजर आई 121.2 पर। इसके ठीक पीछे ऑटो कंपनियों में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। वो एक वीकर विकेट पर थे, क्योंकि मेटल इनके लिए एक बड़ा इनपुट कॉस्ट होता है और वहां की तेजी इनको रास नहीं आती। आज के दिन बैंकों में खरीदारी तो हुई, लेकिन NBFCs ने आउट परफॉर्म किया। तो 2-3 स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आइएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में हमने देखा है तेजी देखने को मिली।
चलिए M&M फाइनेंशियल सर्विसेज नवंबर का अपडेट अच्छा, ये एक टॉपिक के तौर पर उभर कर आया, 5% तक की तेजी। आप देखिए पिरामिल इलेक्ट यहाँ पर एंटरप्राइजेस का स्टॉक भी जहां पर पीईएल में करीब 5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। यही नहीं, आज के दिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी के अंश ही देखने को मिले थे। मनप्पुरम टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल था, 3% ऊपर वायदे के ट्रेड में नजर आया है। दो और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो नाल्को, जाते जाते जिसका जिक्र हो रहा था, तगड़ी तेजी देखने को मिली, ये भी वायदे बाजार का एक हिस्सा है। और एक कैश मार्केट का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं, वो है वरुण बेवरेजेस। बहुत तगड़ा रुझान, इनफैक्ट 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रेश हाइस पर ये काउंटर आया। अब आपको दिखाते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ नजर आएगा कि किन स्टॉक्स का साथ था तेजी की तरफ, किसने बाजार को नीचे खींचा। तो तेजी में आज मेटल्स अग्रसर थे, हिंडाल्को 4.5% ऊपर, 3.25% की तेजी टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी, यूपीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी ये काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। बैंकों में एसबीआई 616 पर टिक रहा है, इंडसइंड बैंक में 1.25% तक का इजाफा देखने को मिला, 1200 के करीब आया ये काउंटर, वहां पर तेजी। आईसीआईसीआई बैंक में भी माइल्ड गेन्स देखने को मिले हैं। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस ये थोड़े से रिवर्सल दिखा रहे थे आज। अदानी काफी एंटरप्राइजेस खासतौर से काफी टूटने के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में आकर टिका है। इन्फोसिस ने थोड़ी सी चाल अपनी सुधारी, लेकिन जहां पर दबाव था क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर ये टिक जाता तो शायद हम इतने कमजोर ना होते। 1.5% का नुकसान। ऑटो में टाटा मोटर्स देखिए कमजोर पड़ता हुआ, एमएनएम में कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा आप ध्यान दें तो बीपीसीएल, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स में कुछ पोजीशंस रिवर्स होती हुई दिखाई दी है। तो पिछले हफ्ते के जो तेजी वाले ट्रेड्स थे वहां पर आज मुनाफा वसूली हुई थोड़े से रोटेशन में, और कुछ नई पोजीशंस आई हैं कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में। इन मेटल्स तो पिछले हफ्ते से ही एक्टिव रहे हैं। ये है आज की क्लोज 700 के नीचे, 18,693 के आसपास हमने देखा है। ये प्रोविजनल क्लोज आ रहा है, एडजस्ट होकर देखेंगे कहां पर टिकेगा मार्केट। और निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट ऊपर। अब आते हैं आशीष और नीरज के परफॉर्मेंस पर। सीधा सौदा में इन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। मुझे याद है आशीष ने सारे तेजी वाले ट्रेड्स रखे, उसमें एमएनएम फाइनेंशियल था, आयन एक्सचेंज, हर्षा इंजीनियरिंग और ओएनजीसी। 2% हर्षा और ओएनजीसी भागते हुए, लेकिन 4.5% का इजाफा आयन में, एमएनएम फाइनेंस आज के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल था ही। अब नीरज की टीम के तेजी वाले काउंटर्स, इनकी पूरी टीम में 9 तेजी वाले काउंटर्स थे, एक मंदी वाला। वरुण बेवरेजेस, मनप्पुरम जैसे काउंटर्स में 2 से 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स 5% ऊपर, तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी इन्होंने चुना था, करीब 9.5% तक का इजाफा वहां देखा गया। ये कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं नीरज के। तो कुल मिलाकर अब जो क्लोजिंग आ रही है एडजस्टेड बेसिस पर 18,701 पर इंडेक्स जाकर टिका है, फ्लैट 5 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक में ज्यादा एक्शन, 229 पॉइंट का इजाफा बनता दिखाई दिया, और 80 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन आज ऑफ कोर्स एग्जिट पोल के नंबर्स जो निकल कर आएंगे उस पर पहला रिएक्शन भारतीय बाजारों ने दिखाना है, फिर हम अपने दूसरे इंटरनल्स, एक्सपायरी पॉलिसी और ऑफ कोर्स मत करना, इस सब पर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर। Steel presents Majboot Stocks of the Day.